चलिए, बढ़िया है। सभी को फिर से नमस्कार। तो जैसे हमने 2 सप्ताह पहले जीवन विद्या एक परिचय का जो पठन है उसको कंप्लीट कर लिया था, एंड देन व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि अभी जितना जरूरत पड़ेगी, कुछ अगर 2-4 सेशंस में, तो एक तरह से रिवाइज कर लेंगे बुक को। तो उसके लिए मैंने अपनी तरफ से जो इसको समझने के क्रम में किया था कि एक्चुअल में ये जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक को देखें या एक परिचय शिविर को देखें। जो आप सबने परिचय शिविर, हम सब ने अपनी जर्नी में मतलब सबसे पहले कोई समय ऐसे आता है जब एक परिचय शिविर करते हैं। तो उससे परिचय शिविर का पर्पस क्या है कि एक्चुअल में हम पूरे अस्तित्व को समझें, अपने को समझें और अपने रोल को समझें, तो हम अपनी लाइफ को ठीक तरह से जी पाएंगे। तो उसको जीने के लिए सब कुछ समझना आवश्यक है। इसके लिए मध्यस्थ दर्शन का ये प्रस्ताव। तो जीवन विद्या एक शिविर, ये एक परिचय जो है, ये एक परिचय शिविर है। अभी हम सोम भैया के शिविर करते हैं, है ना, और भी काफी शिविर जैसे होते रहते हैं। तो शिविर का पर्पस क्या रहता है कि हम आगे अध्ययन करने के लिए हमारा एक फाउंडेशन सा बनते हैं। तो जैसे जैसे हम अध्ययन में कुछ पुस्तकें हैं, बाबा जी ने मूल वांग में जो लिखा है उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं, उनके ऊपर चर्चाएं करते हैं। तो उसमें कुछ वोकेबुलरी आएगी, कुछ शब्द आएंगे। उन शब्दों से हमारा ना पहले अवेयरनेस हो जाए तो हमारे अध्ययन में सहायता है। तो जीवन विद्या शिविर करने के बाद में हमारी जो वो एक थोड़ी सी वोकेबुलरी जो है ना, उस पे हमारा अधिकार बन जाए, ये एक पर्पस रहता है शिविर करने का। तो हमने कुछ महीने लगाए जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक को पढ़ने। तो अभी हमारा ये पर्पस रहेगा कुछ सेशंस में कि उसमें जो जो मेरे को अपनी तरफ से ध्यान आया कि इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी है, उसको हमने ये कुछ स्लाइड्स में लिख लिया। तो हम उसको प्रिसाइजली अपने में देख पाए कि क्या मैंने इसको ऐसा ग्रास्प कर लिया है कि नहीं किया है ना। जहाँ ग्रास्प नहीं किया है वहां पर आप अपना अपना आवश्यकता अनुसार जो है वो और उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं मिलजुल कर उसके ऊपर। दैट इज द पर्पस ऑफ ये जो हम प्रेजेंटेशन लेकर के चल रहे हैं। तो देव भाई, इतना ठीक है? जी 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 भैया। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे 25-30 स्लाइड्स हैं। तो मतलब इट इज नॉट, आई विल नॉट से कि ये एग्जॉस्टिव है इन द सेंस के हर एक जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो इसमें आ गए। मेरे को पढ़ते टाइम जो जो ठीक लगे वो मैंने अपने नोट्स बनाए और उनको कंपाइल कर लिया। इसके अलावा भी है तो सब कुछ ही आवश्यक, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। तो उस रिवीजन के लिए हमने इस प्रेजेंटेशन को अभी मेरे को लग रहा था कि एक बार तो एक शब्द जो है ना वो ज्ञान जो है वो आता है। ज्ञान जो है वो परिचय शिविर में ये शब्द आ ही जाता है। और ज्ञान को मतलब 3 हिस्सों में आदरणीय नागराज जी ने रखा: अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। तो एक मेरा फिर से आग्रह रहेगा आपसे कि आप सब साथियों से कि मतलब पुस्तक पढ़ते टाइम मैं अपनी तरफ से जैसे जैसे ध्यान जाता था मैं रख ही रहा था आपके साथ में, लेकिन धीरे से आप लोगों का भी वोकेबुलरी पे अधिकार बने। आप लोग भी व्यक्त होते समय अपने में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भैया, मैं भी इस भाषा को बोल पाता हूँ या बोल पाती हूँ या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मिलजुल कर जो है वो हम उस चीज को देखें। तो ये जैसे ज्ञान शब्द है, ये बार बार आया है, आप सब लोगों ने मल्टीपल शिविर किए हैं। तो मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप में से कोई जो है ना वो रखे कि ये ज्ञान से हमारे को ये पुस्तक पढ़ने के बाद में या अभी तक हमारे जितने भी शिविर वगैरह किए हैं, कि आप पकड़ में आया। ये स्लाइड हमारे सामने है, इसके ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा व्याख्या करें। आप ही में से कोई करें तो अच्छा रहेगा। कौन करेंगे? बढ़िया है। देख रहा हूँ कि और भी कुछ साथी जुड़ गए हैं। भुवन भाई, दिव्या, नलिनी जी, राजीव भाई, राजीव अग्रवाल, शैलेंद्र जी, रामपाल यादव जी, अमित भाई, सभी को नमस्कार, स्वागत है। कौन रखेंगे? रामपाल भाई आप रखेंगे ज्ञान को? जी भैया। हाँ हाँ, बढ़िया भैया, रखें। कल भी मेरी बच्चे के साथ चर्चा हो रही थी
हाँ हाँ। ये ज्ञान क्या है? तो जैसे वो मैप, सामने दीवार पे मैप लगा हुआ था, तो उसमें जैसे हम स्टेट के बारे में कुछ पढ़ रहे थे कि ये 28 स्टेट हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैंने कहा बेटा ये क्या है, ज्ञान है या फिर कोई सूचना है कि भारत में 28 राज्य हैं? तो इस तरह से चर्चा हो रही थी कल भी, क्योंकि ये स्लाइड शायद से पहले एक बार शायद से किसी ग्रुप में आई थी, तो मैं खोल के बिल्कुल। पढ़ रहा था उसको। बढ़िया। हाँ, तो फिर बोला, अब बच्चा तो बोला कि सूचना, हम्म इंफॉर्मेशन है ये। हम्म तो मैंने कहा फिर ज्ञान क्या है? तो फिर ज्ञान का भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई, हम्म नॉलेज हम पढ़ते हैं। हम्म अब तो 2 शब्द आ गए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। हम्म तो ज्ञान फिर क्या है? हम्म तो फिर बच्चा थोड़ा-सा झिझका, लेकिन उसने फिर भी काफ़ी कोशिश की। तो जहाँ तक मेरा गया है, ज्ञान इन्फॉर्मेशन शायद से जीवन में बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान वो है जो जीने के काम आता है। हम्म जो हमारी एक रिलेशन के अंदर, जैसे इसमें पहला है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, तो वास्तविकता में अस्तित्व क्या है? अभी हमारे पास बहुत सारी सूचनाएँ हैं, 7 ग्रह हैं, कुछ गैलेक्सियाँ हैं, तो ये सारा एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब उसको हम जीने में लाते हैं कि अस्तित्व क्या है, उसमें 4 अवस्थाएँ हैं, है ना? इस प्रकार का जब वो अ, नॉलेज हमारे अंदर आती है, ज्ञान आता है, तो वो वास्तविक ज्ञान है जो मेरे को जीने में और प्रकृति में संतुलन को स्थापित करे। इस प्रकार के यदि ज्ञान हमारे पास आता है। फिर दूसरा है जीवन ज्ञान, कि जीवन क्या है? मैं क्या हूँ? है ना? मेरा प्रयोजन क्या है? हम्म तो इस प्रकार का जब हमारे पास होता है, तो मेरा जो पर्पज़ है, मेरा जो उद्देश्य है, वो क्लैरिटी होती है। फिर मैं उसका आचरण, यानी मानव का मानवतापूर्ण जो आचरण है, जिसको हमने चरित्र के रूप में, नैतिकता के रूप में को उसमें किया है। तो इस प्रकार का जब कि क्या बोले उसको, ज्ञान ही कहेंगे, अब मैं उसको इन्फॉर्मेशन ना कह कर के। तो ये जब भाव हमारे अंदर आता है, तो वास्तविक ज्ञान वही है। बाकी तो सारी सूचनाएँ हैं हमारे पास, जो हमें मिलती रहती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। और कोई साथी ऐड भैया करेंगे? नमस्ते सभी को। भैया मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। भैया ये जो सूचना है, ये ज्ञान में जो परिवर्तन होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, कुछ डॉक्टर्स को मैंने देखा चेन स्मोकर्स हैं, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब पता तो है ही, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है और उन्हें तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो ज्ञान किस प्रकार से बनता है? इन्फॉर्मेशन क्या प्रक्रिया मैं जानना चाह रही हूँ। इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत कुछ है, किस प्रकार से वो ज्ञान में परिवर्तित होती है? हाँ, नहीं तो एक्चुअल में जो है ना वो इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो आपका सवाल आ रहा है कि मानव ज्ञानी कैसे होता है ना, मानव समझदार कैसे होता है, आपका सवाल वहां पर आ रहा है। अभी हम यहाँ पर बात ये जी करें कि एक्चुअल में समझ क्या होती है, पहले ये भी तो एक डिसाइड कर ले। मतलब हम ना काफी बार रोजमर्रा की जिंदगी में एक भाषा यूज होती है कि सामने वाला समझदार नहीं है ना। हमें एक दूसरे से शिकायतें ये रहती हैं कि सामने वाले का आचरण ठीक नहीं है। तो तो मतलब समझ होती क्या है, ये इसके ऊपर भी हमारे से अगर सवाल पूछा जाए तो मतलब मैं कम से कम अपने में ऐसा देख पाता हूँ कि जब तक मैं जीवन विद्या का शिविर नहीं किया था, आज से 8 साल पहले तक, मैं समझ को परिभाषित नहीं कर पाता था। मतलब एक एक वेग सा नोशन रहता था कि भाई हाँ कुछ समझ नाम की चीज होती है, लेकिन उसको प्रिसाइजली जो है वो नहीं, मैं कम से कम नहीं रख पाता था। तो यहाँ पर जो है वो कम से कम हम उस ज्ञान वाला पार्ट जो है, समझ जो है ना, इसको प्रॉपरली प्लेस कर पाए। अभी हम जो ना इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। आपका जो प्रश्न है वो उसके आगे का एक व्यवहारिक प्रश्न है कि आदमी समझदार हो कैसे जाए, है ना अनुपा दीदी। तो ये दोनों में जी प्रश्नों में फर्क है, तो हम ना डेविएट ना करें, क्योंकि जैसे ही डेविएट कर जाएंगे तो ये वाली चीज छूट जाएगी। उसको आप उस प्रश्न को अपने पास में बनाए रखें, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम इस फ्लो में पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है इनको हम अपने में रिवाइज कर लेते हैं। जी ठीक, धन्यवाद।
और कोई बताएंगे? जो पुराने साथी हैं कम से कम वो व्यक्त हो। प्रतिभा दीदी, आप बताइए, आपने ज्ञान को कैसे देखा अभी तक? नमस्ते सभी को। नमस्ते। हाँ भैया, एक्चुअली मैं वही सोच रही थी कि बताओ ना बताओ, हेजिटेट होता है ना। तो जैसे पहले भैया मैं मतलब दो तरीके से बताना चाहती हूँ, जैसे कि दर्शन से आने से पहले और आने के बाद तो लाइफ में जो चेंजेस हुए उसको थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन करना चाहती हूँ। पहले तो अकेले जो कुछ ना कुछ पता तो होता ही रहता था हम लोग को, हम किसी तरीके से जी तो रहे थे। अब पर उसको हम सही तरीके से अलग नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब भी हम ज्ञान के बारे में कुछ मतलब ऐसे सोचते थे कि ऐसे, तो हमको लगता था कि जिसके पास जो ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा ज्ञानी है, मतलब उसको सब कुछ पता है। तो उस फिर अभी जैसे जैसे हम लोग दर्शन के आने के बाद इतना पता चल रहा है कि नहीं, ज्ञान तो कोई और चीज है। मतलब इंफॉर्मेशन सूचना उसको जब तक जैसे जैसे भैया ने बोला कि जैसे जब तक हम जी नहीं पाएंगे ना उस तरीके से, तो हम उसको ज्ञान नहीं बोल सकते। जैसे सोम भाई जैसे बोलते हैं कि ज्ञान तो उसको बोलते हैं कि जैसे मुझे बाहर से और अंदर से निर्विरोध कर दे, मतलब कंफ्लिक्ट मुक्त कर दे, अभी तब मैं अपने आप को ज्ञानी मान सकती हूँ। तो ये सबसे मुझे मतलब छू लेने वाली बात थी कि जैसे मैं हर एक स्थिति से मैं जब ऊपर उठ जाऊँ, हर एक स्थिति में जब मैं पूरे स्थिर रह सकती हूँ, वो भले ही मतलब कोई अच्छी बात हो या फिर बुरी, मतलब लाइफ में, तो वो जब वो स्थिति को पा जाऊँ तो उसको मैं अपने आप को ज्ञानी मान सकती हूँ। पर वो मतलब अल्टीमेट स्टेज को पहुंचने के क्रम में तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मतलब जो चीज मुझे मतलब स्टार्टिंग में जो भी सीखने को मिलेगा, जैसे ज्ञान के बारे में बोला गया कि जैसे बाबा जी ने बताया कि जैसे अपने इसमें रखा हुआ है कि 3 ज्ञान हम मानते हैं इसको, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। तो ये 3 स्टेज में पहले तो वो पता चलना चाहिए कि जो भी हम कुछ को दिख रहे हैं, मतलब ये पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस है ये है क्या चीज। मतलब पहले तो हमारा नजर सब कुछ भी नहीं जाता था, हम तो ऐसे खा पी के मतलब 4 टाइम खाना मिल जाएगा और सोने को मिलेगा, बस घूमने को मिलेगा, इतना ही पता चल जाता है। मतलब हमारे आसपास में सब कुछ था, मतलब ये पूरे एग्जिस्टेंस हमारे पास था, पर हमारे ध्यान ही नहीं कभी नहीं गया था उस तरीके से ये चीज है क्या। तो बाबा जी ने इसको बहुत अच्छे से मतलब बताया कि ये पूरे एग्जिस्टेंस किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक चीज एक दूसरे से भिन्न नहीं है। एक मतलब एक कण से लेके परमाणु के एक कण से लेके पूरे गैलेक्सी और पूरे ब्रह्मांड, ये पूरे के पूरे आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मेरे लिए शायद पूरे ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी जिंदा रहने के लिए भी काम कर रहा है और मेरे जीने के लिए भी काम कर रहा है। तो ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो जुड़ाव जो है वो जुड़ाव बस जो हम जुड़ाव की वजह ही मतलब जो वही सत्य है। तो अस्तित्व का जो मूल मतलब जो ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है जो शून्य है, वही जुड़ाव का आधार है। तो ये पूरे के पूरे मतलब एक कंप्लीटनेस समझने को मिला। तो उसके बाद फिर अगर मैं पूरे अस्तित्व को समझ गई, पूरे अस्तित्व मुझे पता चला कि ये क्या चीज है, मतलब ये सत्य में सब कुछ डूबा हुआ है, इसलिए सारे आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो अगर ये सब पता होने के बाद फिर मेरा क्या रोल है, तब आता है कि मैं कौन हूँ। तो जैसे मैं कौन हूँ, तो मैं अब तक तो पता चल नहीं पा रहा था कि शरीर, तो हम शरीर को ही मानते थे और हमारे अंदर थॉट ज्यादा आता था, शरीर का भाव कम आता था, पर हम उसको समझ नहीं पाते थे कि हम तो यही समझ रहा आता था कि शरीर से सब कुछ होता है, मतलब हम शरीर को ही मतलब बनाया 4 टाइम, हमको सुबह उठ के हमको ऐसा लगता है खाना क्या बनाना है, फिर मतलब जो भी चीजें सारे शरीर के मतलब आधार पर हम करते थे। 4 टाइम खाने को मिलेगा, हम घर वालों के लिए भी खाना बनाना, मतलब बाहर जॉब के लिए भी जाए तो हम मतलब जिंदा रहने के लिए मतलब वो सोचते थे, और जो भी हम सोच विचार करते थे वो ज्यादा पावरफुल है, पर हम लगाते थे सारा शरीर का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो अभी जैसे ये सबसे बड़ा जो डिस्टिंग्विश पता चला कि ये दोनों अलग है और दोनों का प्रयोजन भी अलग है और दोनों का मतलब उसका प्रोसेस भी अलग है। तो उस तरीके से फिर मतलब ऐसा पता चला कि शरीर जो है हमारा साधन है और जो जीवन है वो जीवन शरीर के द्वारा ही व्यक्त होता है। तो उसको जैसे समझ आया तो हम उस हिसाब से हमारा मतलब अध्ययन कर पाए, ये दोनों को किस तरीके से अध्ययन करा जाता है। तो ये फिर उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट आया मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। जब भी मुझे सब कुछ को समझ आ जाएगा तो फिर मेरी रोल क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगी मैं,
तो उसी में ये आता है कि मेरी जो आचरण होना है उसी से ही मैं व्यक्त हो पाऊंगी। मतलब जब भी मेरा समझ पूरा हो जाएगा या फिर उसी क्रम में भी समझ पूरे होते होते मेरा मेरा जीना भी तो होगा ना, सबके साथ मेरा जीना भी हो रहा है, जैसे मेरे जैसे जीव मतलब प्रकृति के साथ हो, मानव के साथ हो, तो उसको जब मैं व्यक्त कर पाऊंगी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, तो फिर उसमें मुझे प्रमाण मिलेगा कि हाँ मैं समझ चुकी हूँ। तो ये सारा ज्ञान पूरा पूरा हो जाता है। फिर हम मानव फिर उपकार विधि में ही आगे चलते हैं। फिर हम अनंत काल के लिए पूरे उपकार विधि में ही पूरा अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। ये इतना मुझे समझ आया, कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। मतलब जैसे कहते हैं कि कम से कम आप लोग इनिशिएटिव लेकर के व्यक्त कर रहे हैं, तो अच्छा है और बढ़िया से कर भी रहे हैं। वेरी नाइस। थैंक यू भैया। मतलब थोड़ा अभी तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पाते और बिल्कुल पहले से बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा घबराहट होती है बोलती। तो और कोई साथी भी रखें प्लीज। कैसे देखा इसको अभी तक ज्ञान को? भैया जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते वर्षा। भैया जी ज्ञान को मुझे ऐसे समझ में आता है कि ज्ञान है वो समझना, मतलब ज्ञान जो है उसको समझने के रूप में मुझे आता है, और समझना है क्या, वो है नियम। तो नियम क्या है? किसी भी क्रिया को करने का तरीका, चाहे वो जीवन के आधार पर हो सकता है या शरीर के आधार पर हो सकता है। ये मानव के लिए भी, और अगर मेरा जो जीवन है या पूरा मानव किसी दूसरे के साथ क्रिया कर रहा है तो उसके साथ भी वो कैसे व्यवहार करे, कैसे कार्य करे, इसका भी कोई नियम हो सकता है। हो सकता क्या है ही। तो इस पूरे को समझना ही ज्ञान है, और ये मुझे समझ में आता है। और ज्ञान जैसा पता है, ज्ञान समझने वाली वस्तु समझ में आता है, मतलब वो अनुभूत होता है और वो व्यवहार के रूप में, कार्य के रूप में, प्रमाण के रूप में परिलक्षित होता है, मतलब सामने वाले के सामने प्रस्तुत होता है। ऐसा मैं ज्ञान को। चलिए बढ़िया है। तो मैं भी इसको थोड़ा सा रैप अप करते हैं, और फिर इसके बाद में ना एक और स्लाइड है, उसमें भी ज्ञान आएगा। इमीडिएटली वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो फिर जो है ना इसको और हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो मैं इसको ऐसे देखा कि जैसे अब ना हम सब चाहते ही हैं कि मतलब हम भी ज्ञान संपन्न हो जाएं, और आसपास के सभी दूसरे लोग भी ज्ञान संपन्न हो जाएं, सभी समझदार हो जाएं। लेकिन ये ज्ञान संपन्नता होती क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको आदरणीय नागराज जी ने बड़े अच्छे से, बड़ी प्रिसाइजली इन 3 पॉइंट्स में रख दिया। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान जो मेरे को समझ में आया कि जिसे कहते हैं कि पूरा अस्तित्व को जब हम समझने जाते हैं तो वहां पर 4 अवस्थाएं हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और हर अवस्था का अपना एक रूप गुण स्वभाव धर्म है, हर इकाई जो है अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ये रूप गुण स्वभाव धर्म है। हर अवस्था का धर्म स्वभाव, ये जो है ना, ये पूरा, ये इसको हम क्लियरली देख पाए, वो इसमें हमारी स्पष्टता बन जाए। ये वाला पार्ट जो है ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान। फिर आता है कि मानव जो है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। तो जीवन जो है ये शरीर को चलाता है। तो जीवन जो है ना, ये जीवन अपने आप में एक अलग से इंपॉर्टेंट चीज है। ये ज्ञान का अगर 3 बिंदु है तो उन 3 बिंदुओं में से एक बिंदु जो है वो जीवन ज्ञान को रखा गया। तो मतलब इस तरह से हम इसकी इनॉर्मिटी, इसके महत्व को जो है वो समझ सकते हैं कि आदरणीय नागराज जी ने इन मतलब ज्ञान के 3 बिंदुओं में से एक जो है वो जीवन ज्ञान रखा। तो मैं अपने में ऐसा क्लियरली देख पाता हूँ कि हमारी सारी पढ़ाई लिखाई अभी हमारी जितना परंपरा में बातचीत हो रही है, हमारे घरों में हो रही है, हमारे समाज में हो रही है, ये वाला जीवन ज्ञान वाला पार्ट ना जीरो है ना। अस्तित्व के बारे में फिर भी कुछ बात हो जाती है, कुछ दिखता है, वाटर साइकिल है, मौसम है, मतलब वो भी पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बारे में कुछ बात होती है। कुछ मानवीयता पूर्ण आचरण होता है, ये ठीक गलत होता है, ठीक करो गलत करो, इस बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। ये जीवन क्या है इसके बारे में कम से कम मैं तो अपनी जिंदगी के पहले 50 साल में मेरे को ऐसा लगा कि भैया ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल इग्नोर हो गया है मानव परंपरा। इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये भी हमारे कम से कम हमारा इस तरफ ध्यान चला जाए कि ज्ञान संपन्न होने के लिए जीवन ज्ञान होना जो है ये आवश्यक है। तो शरीर को जीवन चलाता है,
शरीर अपने आप ठीक गलत कुछ नहीं करता, ये ठीक गलत का नोशन जो है ये जीवन अपने में बनाकर चलता है। तो जीवन को ठीक लगता है तो वो शरीर से करवा लेता है, जीवन को गलत लगता है, अनुचित लगता है तो वो शरीर से नहीं करवाता है। तो ये ठीक गलत का सारा धारक वाहक जो है ये जीवन ही। तो ये जीवन क्या है ना? तो फिर जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है ना? अध्ययन पूर्वक जो हम जागृति की ओर बढ़ सकते हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिर हमारा एक ना ये जीवन के बारे में एक अच्छे से क्लैरिटी बनती है। जीवन की अलग-अलग स्थितियाँ रहती है ना, भ्रमित की स्थिति में रहता है, जागृति की भी एक स्थिति की संभावना है। ये वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो ये सारा का सारा अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, इस तरफ ध्यान। तो ये जीवन ज्ञान जो है ये इस तरह से रखा गया कि इसके बारे में भी ज्ञान संपन्न होना है। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मतलब अगर हम शिविर की भाषा में बोलते हैं कि संसार क्या है ये पता चल जाए, जीवन ज्ञान मैं क्या हूँ ये पता चल जाए, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, ये हम सब में, हमारे फैमिली मेंबर्स में, हमारे ये इसको अच्छे से जानने की आवश्यकता है। ये अपने में बार बार पूछा जाए, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, ये मेरे में कितना स्थिर हो गया है, ये और ये मेरे फैमिली मेंबर्स में कितना स्थिर हो गया, कितना समझ में आ गया है। और अगर मैं केवल शरीर नहीं हूं तो ये शरीर के अलावा क्या हूं, इसकी पूरी स्पष्टता होना आवश्यक है। इसको जीवन ज्ञान कहते हैं। तो संसार क्या है, ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान। मैं क्या हूं, ये जीवन ज्ञान। और फिर मुझे करना क्या है ना? मैं इस संसार में ही हूँ, तो मुझे कुछ करना भी है। खाली बैठे हुए तो आदमी को अपनी जिंदगी काफी निरंतर लगती है, तो कुछ ना कुछ तो मानव करेगा ही। अब करने जाए तो गलती ना करे, है ना? तो मानवीयता क्या है, अमानवीयता क्या है, तो ये स्पष्ट हो जाता है। तो फिर मानवीयता पूर्ण आचरण जो है वो क्या है, उसकी स्पष्टता हमको पहुंचती है। तो ये जो है इस तरह से ज्ञान को 3 पॉइंट्स में ये हमारा मतलब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा अभी, लेकिन इसको यहाँ पर रखने का पर्पस ये है कि हमने कुछ महीने लगा करके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक को पढ़ा और आप सबने मल्टीपल परिचय शिविर किए ही हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान शब्द बार-बार आता है परिचय शिविर में। तो आगे जब हम अध्ययन के लिए जाएँगे तो हमारे को ये रहे कि हमारे को इसकी स्पष्टता बनानी है। बन गई है तो भी अच्छी है और अगर नहीं बनी है तो प्रोग्रेसिवली आगे चलते हुए बने। इतना जो था इसका एक पर्पस था, इसके बारे में बात। तो इतना ठीक हो गया? इस पे अभी किसी का प्रश्न तो रखे, नहीं तो इसी से ज्ञान से रिलेटेड एक दूसरी स्लाइड है, फिर वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो मैं दूसरी स्लाइड जो है वो उसको रखता हूँ फिर इसी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन आपके पास में ऑलरेडी है ही। अ, ये एक फिर और आता है यहाँ पर, ठीक है? समाधान शब्द भी बार-बार आता है ना? पूरे परिचय शिविर में कि हम समाधानित होना चाहते हैं। तो ये वाली स्लाइड जो है ये समाधान को इंडिकेट कर रही है कि समाधान के 3 पॉइंट्स हैं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान। तो अब इस स्लाइड को हमने इसलिए रखा कि अब यहाँ पर 2 शब्द आ गए। एक शब्द आ गया ज्ञान और एक शब्द आ गया विज्ञान, है ना? तो हम विज्ञान शब्द से भी फ़ैमिलियर हैं, ज्ञान शब्द से भी फ़ैमिलियर हैं। तो अब थोड़ी-सी चर्चा इस पे कर लेते हैं। आप में से कुछ साथी जो है ना, अब ये ज्ञान से क्या समझते हैं, विज्ञान से क्या समझते हैं, विवेक से क्या समझे और इन तीनों से मिलके जो बना उसको समाधान कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें समाधानित होना है, समझदार होना है, तो ये 3 चीज़ों का हमारे को क्लैरिटी हो जाए, ये हमारे जीने में आ जाए, ज्ञान, विवेक, ज्ञान, तो हम कहेंगे कि हम समाधान। तो इससे क्या ध्यान जा रहा है, इसके बारे में आप में से कोई रखे तो अच्छा रहेगा। कौन रखेंगे? आप अपने आप ही रखें कोई कि मैं ही फिर नाम लेके रखूं? शैलेंद्र भाई। भाई नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, नमस्ते। समाधान का मतलब मेरे अभी तक ये समझ में आया है कि विचार के रूप में जो है हमारा जो है निर्विरोधता हो जाती है, तो वो समाधान शुरू हो जाता है। हम्म। मतलब
वहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। पहला स्टार्टिंग वहां से होता है। हम्म, इसको मैं यहाँ से स्टार्टिंग समझता हूँ। बाकी ठीक है। समाधान में समृद्धि भी है, समाधान में अभय भी है, और सहस्तित्व की अंडरस्टैंडिंग भी है, व्यक्त होने की तरीका है, कैसे मतलब रिएक्ट करना है चीजों के साथ में। लेकिन यहाँ जो अभी तक मेन मुद्दा मैं काम कर रहा हूँ जिसपे, वो यही है कि विचारों के रूप में मैं निर्वृत हो जाऊंगा, या मैं हो सकता हूँ, या होते हैं, मतलब उसको समाधान बोलते हैं। ओके, ओके। मुझे जैसे अभी सुबह उठ के इस शिविर में जुड़ना है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं उठता हूँ और जुड़ता हूँ, ये समाधान है मेरे लिए। और ये मतलब इसके इसके आगे नेक्स्ट जो जो फिनिशिंग पॉइंट है वो सहस्त्र, मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब फाइनल जो डेस्टिनेशन इसका जाता है वो संपूर्णता के अर्थ में जाता है कि ये सभी के लिए हितकारी है, सभी के लिए, जिसको सार्वभौम में नाम दिया है, सार्वभौम व्यवस्था। ओके। अगर मैं ऐसा जीता हूँ तो फैमिली में ठीक से रहूंगा, मेरे फैमिली ठीक से रहेगी तो पब्लिकली ठीक से रहेगी, सोसाइटी में। हम्म, ऐसा है, मतलब विचार से यहाँ से रिलेशन जा रहा है। ओके, ओके। तो जो ये सामने स्लाइड रखी गई है, इसकी कुछ व्याख्या करें भैया, इसको एक्सप्लेन करें। स्लाइड थोड़ा दूर है मेरे से, हाँ जी, स्लाइड थोड़ा दूर है, थोड़ा एक दूर है। सेकंड। अच्छा, अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर वो देखने में मुश्किल हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई साथी? शालिनी दीदी? शालिनी दीदी, आप रखेंगे? राजीव भाई? हाँ, हाँ। अच्छा, अभी नहीं। ओके, ओके, चलिए, कोई नहीं। राजीव अग्रवाल जी? नमस्ते भैया। हाँ जी, नमस्ते। भैया आपने ये सही शुरू करा है, क्योंकि जब हम सुनते तो बहुत है, लेकिन जब बोलना आता है तो दिमाग में फिर एकदम से बोला नहीं जाता है। तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं क्या इसको सुना तो इतनी बार है कि, लेकिन बोलूं कैसे। तो धीरे जहां तक मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो समाधान है वो क्या है कि समाधान बराबर सुख, और समाधान है हमारी समझ। तो जो ज्ञान विवेक विज्ञान, जो ये हो गया कि ज्ञान ये होगा कि हमें जानना है कि ये संसार क्या है, उसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान आ गया, जैसे हमने बताया। विज्ञान ज्ञान में आ गया कि मैं क्या हूँ, और मानवीयतापूर्ण आचरण में हमें करना क्या है। तो जब ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत आदमी हो जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगी और वह सुख को पालेगा। और विवेक में जैसे इसमें लिखा है शरीर की नश्वर का ज्ञान, कि शरीर जो है मरता नहीं है, चेंज होता है। मेरा जो जैसे जिस चीज से बना हुआ है ये, तो अपने रूप बदल देता है, जो मेरे को समझ में आया है कुछ कुछ। और जीवन की अमृत का ज्ञान है कि जीवन कभी मरता ही नहीं है। और व्यवहार के नियम, इसको तो बोल नहीं पाऊंगा कुछ। और विज्ञान के अंदर भैया है क्रियावादी, कालवादी और निर्णयवादी होता है। तो काल मतलब क्रिया की अवधि। साइंस यही कहता है कि किसी क्रिया को पहचानते हैं और उस क्रिया की अवधि को पहचानते हैं, तो उसी अनुरूप निर्णय लेता है आदमी। तो ये क्रियावादी हो गया। और भैया बस फिलहाल तो ये चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, बढ़िया है भैया। ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करें, सभी साथी करें, ये आपके लिए ही अच्छा है। देखिए, मतलब सही है बात। ना, आप ही एक्सप्रेस करते हैं और फिर आपको एक्सप्रेस करने के बाद में खुद को ही लगता है कि भैया मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ, तो ये आपके लिए ही फर्दर मेहनत करने का ग्राउंड बनता है। लेकिन भैया सुनना और बोलना फर्क हो जाता है थोड़ा। हाँ, बोलने की हाँ, प्रैक्टिस तो धीरे धीरे हम जब रोज बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है भैया कि एक बार पूरा जब जागृत हो जाऊंगा तभी ही बोलूंगा, नहीं नहीं, है ना। तो सही बात। अभी तो आप सबको लंबा समय हो गया ना, आपको भी 2-3 साल तो शायद हो ही गए हैं, मतलब 2 साल तो हो गए होंगे। तो अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जितना भी है व्यक्त होने का अभ्यास किया जाए, ये ठीक रहेगा, मेरे को मतलब सही ऐसा बात, लगता बहुत बढ़िया रहेगा। है। और कोई साथी? मैं रखूं भैया? हाँ, हाँ, रखो वर्षा जी।
जी भैया जी। समाज जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं ना भैया, मैं वो थोड़ा अपने तरफ से जैसा मैं लाइफ में से देख रही हूँ वैसा रखूंगी, फिर हाँ, हाँ, आप हाँ, ठीक है, उनको बढ़िया। से समाधान के रूप में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस विद्या को नहीं भी समझते हैं तो प्रश्न जैसे जीवन में आते हैं। वो प्रश्न कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है कि ये अस्तित्व ही क्यों है? जैसे अस्तित्व शब्द तो यहाँ से मिला हमको। पहले ये आता था कि क्या हो रहा है ये? मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, कैसे ये कैसे मेरा जन्म हुआ है? अगर मैं दुखी हूँ तो उसका क्या नियम है? ये मन में ऐसा आता था। तो जब ये प्रश्न आते थे इनका उत्तर नहीं होता था। तो क्या इस नहीं होता था इसका मतलब समाधान नहीं होता था। तो ऐसा मुझे लगता है कि समाधान मतलब जब मेरे जीवन में मतलब मेरे मन के पास मेरे जीवन में आस-पास से अस्तित्व से कोई प्रश्न आए और उसका मुझे नियम पता हो, उसका मुझे गुण, स्वभाव, धर्म, रूप सब पता हो, तो ये है कि मैं उसको सॉल्व कर पाती हूँ और मैं उसको आंसर दे पाती हूँ कि ये क्यों है और कैसे है ना? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी किसी भी अवस्था का कोई अंश हो, कोई तत्व हो जिसका प्रश्न मुझ में आया हो कि अगर ये तत्व है तो उसका आचरण ऐसा ही क्यों है? सिमिलरली दूसरा जो मेरा समाधान का बिंदु जाता है वो ये कि हमारे आस-पास जाने-अनजाने कुछ घटनाएँ शुभ के अर्थ में और कुछ घटनाएँ अशुभ के अर्थ में घट रही होती हैं। वो घटनाएँ शुभ के अर्थ में जो घट रही होती हैं, वहाँ तो हम नहीं समाधानित होते क्योंकि वहाँ खुश होते हैं तो उधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन ज जो घटनाएँ अशुभ के अर्थ में घट रही होती हैं, वहाँ मन में कई बार प्रश्न आता है कि ये घटना क्यों घटी? किस नियम से घटी? नियम शब्द यहाँ से मिला तब पहले प्रश्न होता है कि कैसे घटी? तो उसमें ये मन ये खोजता है कि कैसे ये सॉल्व हो सकती है। तो उसमें भी जाने-अनजाने मन में इतना इतना एक आंदोलन चल रहा होता है कि कैसे और क्यों? क्या हम मेरे पार्ट से गलती रही? क्या मेरे साथी जो मेरे परिवार है उधर से गलती रही? अगर कोई घटना समाज की है तो समाज में ये घटना क्यों घट रही है? तो मेरे को ऐसा ध्यान जाता है कि समाधान मानव को 2 रूपों में चाहिए होता है। पहला वो कि वो घटनाओं के क्रम में जो चीज़ें घट रही हैं उसको वो पकड़ पाता है या नहीं? और दूसरा ये कि जो भी अस्तित्व में 4 अवस्थाएँ हैं, उससे कोई संबंधित कोई तत्व उसके मन में आता है कि तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं? सूरज ही हर वक़्त क्यों उजाला देता है, चाँद को वहाँ से रिफ्लेक्शन मिलता है, वो क्यों इस तरीके से होता है। अभी तो साइंस में जितनी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, जितनी इवोल्यूशन में आई हैं, वो तो पता ही रहता है, पर फिर भी कुछ मन में आता ही है कि टाइम क्या है, कैसे सब चल रहा है, कि अंत बिंदु क्या है, मैं कुछ चीज़ों को देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रही। तो एक पॉइंट पर आकर वो शून्य में हो जाता है क्योंकि मन के पास उत्तर नहीं होता है क्योंकि अभी हम जागृत भी नहीं हैं और बहुत समझे भी नहीं हैं। और समाधान ये मैं 2 रूपों में देख पाती हूँ कि अगर इसका उत्तर नियमपूर्ण तरीके से मेरे पास होता है, तर्कपूर्ण तरीके से होता है, तो मन समाधानित होता है और समाधान होता है इसका मतलब है कि मन के पास वो सारे सॉल्यूशन, सारे वो तर्क पता है जो वो उस प्रॉब्लम को सैटिस्फाई कर देंगे और मन शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा मतलब उस मोमेंट के लिए वो तृप्त हो जाएगा, ऐसा खुश हो जाएगा, उसका परिणाम फिर खुशी होता है। और बात इसकी करें तो यहाँ पर ज्ञान के रूप में जो 3 बिंदु हैं वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान जैसा आपने बताया है कि अस्तित्व के बारे में जो भी है वो सब के बारे में मैं नियम पूर्ण हो जाऊं, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को समझ लूं। अस्तित्व अगर ऐसा मेरे पास समझ के रूप में होता है कि व्यापक और इकाई 2 चीजें हैं और मैं उसको समझता हूँ तो फिर मैं समाधान दे पाता हूँ और वो तभी हो पाएगा जब मुझे अस्तित्व की हर इकाई के रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार हो जाए, तभी वो समाधान बनता है। और जीवन ज्ञान जैसा आपने बताया है कि जीवन की 10 क्रियाओं को बहुत गहरे से समझ लूं मैं और समझ पाती हूँ तो फिर उसका भी समाधान दे पाती हूँ कि जो घटना हुई वो जीवन ज्ञान के होने से मैं ही उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर पाती हूँ कि अगर कोई घटना से हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे इसका मतलब वो चित्त में ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, चित्रण को बदलने में वक्त लगता है। तो इन सब का ज्ञान अगर हमें होता है जैसे मानवीयता पूर्ण आचरण, इन ज्ञान होने का मतलब ही है कि वो वस्तु का हमें आचरण पता हो, रूप पता हो, धर्म पता हो, गुण पता हो, तो फिर मैं समाधान दे पाता हूँ। विवेक की तरफ भी विवेक में मैं यही कहूंगी कि जैसे इसमें बिंदु भी लिखे हैं शरीर का नश्वत्व ज्ञान, तो ये पता हो कि शरीर ही मरता है, जीवन नहीं मरता है और शरीर का एक रचना काल है, एक विरचना काल है, एक टाइम के बाद वो मतलब विचरण की तरफ जाने लगेगा।
और जीवन ज्ञान में जैसा पता है हमें, जो जीवन का परमाणु है वो गठनपूर्ण परमाणु है, और वो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और मतलब वो बिल्कुल कभी खत्म नहीं होगा। वो एकमात्र परमाणु है इस अस्तित्व में जो अपनी गठन पूर्णता को प्रमाणित कर चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है और भार बंधन अणुबंधन से मुक्त है। और व्यवहार के नियम जो हमारे हैं, सामाजिक बौद्धिक नियम और सामाजिक प्राकृतिक नियम, उसको गहरे से समझने के बाद व्यवहार करना मानव के साथ, और व्यवहार करना प्रकृति के साथ, और व्यवहार करना स्वयं के साथ की जीवन क्रिया को कैसे हैंडल करूं मैं घटनाओं के रूप में। तो उधर से ये होता है, और क्रिया, काल और निर्णय, इसका मुझे समझ नहीं है। थैंक यू भैया। गुड गुड, तो बढ़िया हो गया। तो आप में से कुछ साथियों ने शेयर किया, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि मैं इसको कैसे देखा। तो जैसे समाधान है, तो मतलब अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में जब हम कहते हैं ना कि जिसको समझ कह रहे हैं, तो मतलब उसको ये 3 कंपोनेंट्स में आदरणीय नागराज जी ने प्रस्ताव रूप में रखा कि इसको ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ये तीनों को जब हम समझ लेते हैं तो उसको समझ कह रहे हैं। तो ज्ञान वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, तो अस्तित्व की क्लैरिटी हो जाए, हमारी जीवन की क्लैरिटी हो जाए, और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है इसकी क्लैरिटी हो जाए, इसको ज्ञान बोला। अब यहाँ पर जो नई चीजें आई हैं इस स्लाइड में, ये विवेक और विज्ञान आई है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो विवेक का ये मतलब हो कि जब जब हमने ज्ञान की बात की थी, तो जब हमने अस्तित्व को देखा, तो अस्तित्व में देखने में मानव भी मिला, है ना। तो मानव भी मिला, और ये भी दिखा कि भैया मानव का कभी जन्म होता है और मानव की कभी मृत्यु होती है। तो अब विजडम वाला पार्ट, विवेक वाला पार्ट जो है, वो उसमें कह रहे हैं कि ये धीरे से अपने अंदर क्लियर हो जाता है कि ये जो आदमी की डेथ होती है, मानव मरता है, तो वो केवल शरीर मरता है ना। और इसमें कोई रहस्य वाली बात नहीं है। ये चीजें हमने ना बचपन से सुनी हुई हैं कि आत्मा अमर है। अब परंपरा में आत्मा के शब्द में मतलब हमारे घरों में बात हुई, लेकिन उससे कम से कम मैं जब अपने में देखता हूँ, तो कोई लॉजिकली नहीं पता चलता था भैया ये अमर कैसे है, क्या हुआ। तो यहाँ पर बाबा जी ने जब मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी ने समझाया, तो ऐसा सबसे पहले ज्ञान वाले पार्ट में ये क्लियर हो गया कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। अब विवेक वाले पार्ट में जब आ रहे हैं, तो पता चलता है कि शरीर जो है ये नश्वर है। शरीर परमाणुओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर जो है वो बिलियंस 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 पता नहीं कितने उतने परमाणुओं से मिलकर के बना है। और कोई भी जो चीज परमाणुओं से मिलकर बनती है, वो हमेशा बनी रहे ऐसा निश्चित नहीं है ना। उसकी हर चीज की जो रचना होती है, वो कभी ना कभी विरचना भी होगी। मतलब इवन हम इस धरती को भी देखें, तो ऐसा कल्पना में आता ही है कि किसी समय में इस धरती की रचना हुई होगी, और कोई समय ऐसा होगा जब ये धरती भी नहीं हो। हम अपने आसपास कुछ भी देखते हैं, एक पेड़ भी देखते हैं, एक पशु भी देखते हैं, एक पत्थर भी देखते हैं, कोई भी चीज जो है, वो हर एक चीज ऐसा समझ में आता है कि फिजिकली परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो परमाणु जब इकट्ठे हुए तो वो रचना हुई, और वो जब बिखर जाएंगे वो विरचना के रूप में होगा। तो ये अस्तित्व में रचना विरचना चलती रहती है। तो इसी तरह से शरीर भी परमाणुओं से मिलकर बना है, इसकी भी कभी विरचना हो। ये शरीर के नश्वरत्व का बोध होता है ना, कि भैया ये शरीर तो नश्वर है। अब जीवन जो है ये बिखरेगा नहीं। जैसे हमने कहा कि शरीर जो है इसकी विरचना होगी, तो जीवन की विरचना नहीं होगी। इसको हम लॉजिकली और व्यवहारिक रूप में कैसे समझें, तो जब किसी भी भौतिक रासायनिक वस्तु की विरचना होती है, जैसे हमने कहा कि पत्थर की विरचना होती है, पेड़ की विरचना होती है, तो उसके परमाणु जो किसी तरीके से जुड़े हुए थे और वो रचना बनी हुई थी, वो वाले परमाणु अलग अलग हो गए। तो अब वो वाली वस्तु नहीं रही, वो पेड़ नहीं रहा, लेकिन जिन परमाणुओं से मिलकर वो बने थे, वो पेड़ बना था, वो परमाणु अभी भी अस्तित्व में। परमाणु का नाश नहीं होता, है ना। रचना की विरचना हुई है, लेकिन उस रचना के मूल में जो परमाणु थे वो अभी भी अस्तित्व में।
तो इन ए सेंस हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो अभी भी बना हुआ है, वो रचना थी तब भी वो परमाणु था, और पेड़ नहीं है, पेड़ की विरचना हो गई, लेकिन उसके अंदर जो कार्बन का परमाणु था वो अभी भी अस्तित्व में है। तो इसी तरह से जीवन को भी परमाणु के रूप में रखा। आदरणीय नागराज जी ने बताया, ये परमाणु, जीवन परमाणु की बात शिविर में आ ही जाती है बार बार। तो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव है। जब मानव रूप में मृत्यु हो जाती है तो शरीर विरचित हो जाता है और जीवन परमाणु भी बना ही रहता है। तो जीवन परमाणु शरीर के साथ में था तब भी बना हुआ था, शरीर से अलग हो गया तब भी बना ही हुआ, क्योंकि परमाणु का नाश नहीं। ये हमने अभी समझ ही लिया था, थोड़ी देर पहले बात की। तो इस सेंस में जीवन अमर है। ये हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है इसको समझने की। इसके बारे में जब धीरे धीरे हमारी पूरी स्पष्टता बन जाती है, उसको कह रहे हैं कि हमें जीवन के अमरत्व का भी बोध हो। जब हम उस स्थिति में जब कभी पहुंच जाएंगे तो शरीर के नश्वरत्व का बोध होता है, जीवन के अमरत्व का बोध होता है ना, ये स्पष्टता बनती है अपने। और फिर इसके साथ में हमारे व्यवहार के नियम निकल कर आते हैं। अब हम सब भी सुबह से शाम तक दूसरे मानवों के साथ जी ही रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जी रहे हैं, फैमिली के बाहर भी हमारे संबंध हैं उनमें भी जी रहे हैं, और उन सब मानव के साथ में हमारा व्यवहार। तो वो जो व्यवहार रहता है, अब उस व्यवहार के नियम का का आधार क्या होगा? उन नियमों का आधार शरीर निकल कर आएगा या उन नियमों का आधार जीवन निकल कर आएगा? एक नश्वर चीज हमारे व्यवहार का आधार बनेगी या एक अमर चीज हमारे व्यवहार का? तो मेरे को अपनी जर्नी में इस चीज को, मेरे लिए काफी एक एक्साइटिंग था, रोमांचित करने वाला था कि हमने अपना रोल अपने संबंधों में कैसा एज्यूम किया हुआ, कैसा माना हुआ है ना। हम अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को मान ही लेते हैं। हमारे मम्मी पापा भी हमारे मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को मान ही लेते हैं। तो वो मार्गदर्शक सही से मार्गदर्शन कर पाए तो व्यवहार के नियमों में अपने संबंधी का भी जीवन पक्ष में देख पाता हूँ, उसको एनरिच कर पाता हूँ, उसके विकास में, उसकी जागृति में सहायक हो पाता हूँ। ये अपने अपने एक रोल मेरे को बड़ा क्लियरली दिखा आपने। ठीक है, तो जो ये विवेक वाला पार्ट है, ये मुझे जो क्या करना है, तो ये नीचे से जो मानवीयतापूर्ण आचरण है, ये सीधा व्यवहार के नियमों से जुड़ता है। तो मुझे में व्यवहार के नियम क्लियर होते हैं और फिर वही मेरे आचरण के रूप में तो तो ज्ञान जो था, ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान था, जीवन ज्ञान था, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान था। विवेक की बात की तो अस्तित्व में हमको मानव दिखा, तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। फिर बोध ये हुआ कि शरीर नश्वर है, ये तो आसानी से बोध हो जाता है। जीवन अमर है, इसका बोध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर व्यवहार के नियम भी जो है वो फिर शरीर पर आधारित रहेंगे या जीवन पर आधारित रहेंगे। शरीर को इग्नोर करना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक हमें शरीर और जीवन के संयुक्त रूप की क्लियरिटी नहीं होती, जाने अनजाने भ्रमित रूप में शरीर प्रधान जीना हो जाता है, तो हमारे व्यवहार में भी शरीर प्रधान हो जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विवेक संपन्नता के बाद में व्यवहार के नियमों में भी जीवन प्रधान। मैं मैं सामने वाले के भी जीवन पक्ष को तो जागृति की ओर लेकर जाना है, मूल्यों के साथ में जीना है। ये हमारे व्यवहार में, मेरे व्यवहार में, और मैं सामने वाले के व्यवहार का आंकलन भी उस तरह से कर पाता हूँ। ये पूरा मूल्य कर जो है इसको विवेक कहा। तो ज्ञान तो अस्तित्व में है ही। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया, इस इससे ज्ञान को कोई हानि नहीं होती, इससे ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तित्व में ज्ञान तो है ही। वो ज्ञान जब मेरे अंदर आता है तो वो विवेक के रूप में, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं। मैं अपने समझ के क्रम में इसको ऐसे। और फिर ये तीसरा वाला पॉइंट आया, विज्ञान। अब इसको भी देखें कि ये ज्ञान, विवेक, विज्ञान में इसको सबको अलग अलग प्लेस क्या कर। तो जितना भौतिक रासायनिक संसार है उसको विज्ञान कहा है ना, तो एकदम से प्लेस हो।
हम जब अस्तित्व को देखने गए थे, है ना, तो अस्तित्व में हमको ये भौतिक रासायनिक संसार भी दिखा और हमको जीवन भी दिखा। तो जो जीवन वाला पक्ष है उसकी बात हमने विवेक में कर ली ज्यादा। अब जितना भौतिक रासायनिक वाला पार्ट है उसकी ज्यादा बात है वो विज्ञान में। तो अस्तित्व में क्रियाएं हो रही हैं, इसको समझने जाए तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं विज्ञान में, क्रियावादी विज्ञान कि अस्तित्व में क्रियाएं हो रही हैं। ये हम सब ने देखा ही है ना, हर साल देखते हैं कि मौसम बदल रहे हैं, हर साल देख रहे हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां आती हैं, उनके पौधे होते हैं, उनके पेड़ों में अलग अलग फल लगते हैं। ये सब अस्तित्व में क्रियाएं होती हुई देख रहे हैं, है ना। एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी एक एक एक, एक ये उसका बड़ा होना भी एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। ये हमने सैकड़ों हजारों बार देखा ही। हर क्रिया समयबद्ध है ना। तो एक क्रिया को जब हम समझते हैं तो वो क्रिया किस काल में, कितने काल में संपन्न होती है, ये भी हमारा ध्यान जाता है। तो ये भी एक विज्ञान वाला पार्ट है। जैसे कि हम चाय बनाने जाते हैं तो चाय बनाने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, ये हमने चाय की क्रिया को देखा है ना। एक जब पूरा खाना बनाना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है, तो ये हो सकता है कि उसमें 1 घंटा लगता है। तो चाय बनाने की क्रिया में 10 मिनट का काल लगता है, समय लगता है। सब्जी बनाने की क्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। ये इस तरह से जो है ना, वो क्रिया के साथ में, हर क्रिया के साथ में काल जो है वो एसोसिएटेड है। उस एसोसिएशन को हम भी देख पाए जिन जिन क्रियाओं के साथ में हमारा वास्ता पड़ता है। अब यहाँ पर जो है ना, हमारे सबका वास्ता हो सकता है कि अलग अलग पड़े। मतलब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला आदमी है, कंप्यूटर पे काम करने वाला आदमी है, तो उसका कंप्यूटर से ज्यादा वास्ता पड़ेगा। एक किसान है तो उसका खेती से ज्यादा वास्ता पड़ेगा। तो जिन जिन भौतिक रासायनिक संरचनाओं के साथ में हम प्रोफेशनली या जिस ज्योग्राफी पे हम रह रहे हैं वहां पर हमारा वास्ता पड़ता है, वहां पर उन उन क्रियाओं को समझना हमारी बाध्यता हो जाती है। तो मतलब वो उस तरह से जो है वो हमारे हमारे भौतिक रासायनिक जीने में ये क्लियरली हम इसको देख पाते हैं कि भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं के साथ में एक काल जो है वो जुड़ा ही हुआ है। और मैं क्रिया को समझता हूँ, मैं काल को समझता हूँ, तो फिर मैं निर्णय भी ले पाता हूँ। तो क्रिया और समय के अनुसार हमारे सुबह से शाम तक काफी निर्णय जो है वो जुड़े ही रहते हैं। इसको अपने में शोध करें। ये अपने में जो हम बार बार कहते हैं ना कि ये शोध करने का मुद्दा है, तो ये देखें कि मैं अपने आसपास सुबह से शाम तक क्रियाएं हो रही है, मैं उनको क्रिया रूप में देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा। जैसे कि मैं सुबह ये सेशन करने आता हूँ, आप लोग भी करने आते हैं, तो ये पता रहता है कि ये 8 बजे सेशन शुरू होना है। अब मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो मुझे ये पता चलता है कि भैया मैं लैपटॉप आके इसको ऑन करता हूँ तो नॉर्मली अच्छा लैपटॉप तो 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, मेरे लैपटॉप को कभी कभी 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो मैं अब ये इसकी क्रिया समझी हुई है मैंने, इसको इतना काल लगता है, तो फिर मैं निर्णय ये लेता हूँ कि भैया ये इसका ये वाला बटन जो है ना 7:50 तक जरूर दबा दूं, ताकि ये किसी भी हालत में 8 बजे तक वर्किंग ऑर्डर में इसका अपलोड सारा का सारा व्हाट्सएप वगैरह चल जाए, लिंक मिल जाए और मैं जूम से लॉग इन कर। तो एक क्रिया को समझते हैं, है ना। कोई चीज शिथिल हो गई है, कोई चीज पूरी तरह, एक अच्छा लैपटॉप 1 मिनट में स्टार्टअप हो जाता है, मेरा वाला 5 मिनट में होता है ना? तो ये क्रिया को समझता हूँ, उसके साथ में काल एसोसिएट करता हूँ और फिर अपने निर्णय ले पाता हूँ। ये हर चीज में हम आप लोग मतलब अपने घर में कैब भी बुक करते हैं, तो कैब भी बुक करते हैं तो भैया जाना है कितने समय, है ना। बुकिंग करते हैं तो एक मतलब कितने टाइम में बुक हो जाती है, फिर कितने टाइम में कैब आ जाता है, ये सब हमने देखा है। फिर उस सब से हमारे काफी निर्णय एसोसिएटेड रहते हैं। ये सारा विज्ञान वाला पक्ष है।
तो ये जितना ये भौतिक रासायनिक संसार है, जितने हमारे ये नेचर के साथ में इंटरेक्शंस है, इस सब को विज्ञान कह रहे हैं। अस्तित्व इसमें काफी कुछ ट्रांजिएंट है, इसको ना हम काफी कुछ देख पाते हैं। एक मिनट वर्षा जी, अभी अभी आपसे बात करते हैं। तो जैसे अपने बचपन से लेके अब तक हम इसमें ना काफी कुछ देख पाते हैं कि चीजें बदल रही है ना। अभी लैपटॉप आज है, हमारे बचपन में तो लैपटॉप था ही नहीं, कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है, लेकिन विज्ञान किसी ना किसी शेप में तब भी था। तो मैं इसको ऐसे देख पाता हूँ कि जो ये विज्ञान वाला पार्ट है ना, ये काफी ट्रांजिएंट है, ये बदलता रहता है ना। हर कुछ साल में मतलब जिस समय में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है और काफी तेजी से बदल रही है। आज से 100-200 साल पहले भी टेक्नोलॉजी बदलती थी, लेकिन इस स्पीड से नहीं बदलती। ये जिसको ज्ञान वाला पार्ट कहा, ये मोर और लेस अपने आप में स्थिर है। अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, धरती पर 4 अवस्थाएं हैं। ये 1000 साल पहले भी ऐसा ही था, 1 लाख साल पहले भी ऐसा ही था, है ना। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ये वैसा ही था। और एक मानवीय आचरण होता है, ये भी वैसा ही था। तो ये जो ज्ञान वाला पार्ट है ना, ये मोर और लेस एक स्टेबल रूप में है। ये जो विज्ञान वाला पार्ट है, इसको मैं जब प्रैक्टिकली देखने जाता हूँ, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें काफी बदलाव भी होता रहता है। तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम अपने को अब विवेक वाली पार्ट बीच में देखते हैं। तो बच्चों का ट्रांजिएंट वाली चीजों पे भी ध्यान रहे, हम उसको इग्नोर करने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो अस्तित्व में एक एक स्थिर वाला पार्ट है, एक जिसमें कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है, उन चीजों की तरफ भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि सारा का सारा ध्यान ये भौतिक रासायनिक चीजों की तरफ चला जाए। तो ये जो नॉन चेंजिंग वाली चीजें हैं, जो स्थिर है, इनकी तरफ ध्यान दें। तो ये जो है, ये विजडम जो है, ये ज्ञान और विज्ञान का हमारे को एक तरह से इसके बीच में एक लिंक के रूप में हमारा कि ज्ञान वाले पक्ष पे भी ध्यान देना है, विज्ञान वाले पक्ष पे भी ध्यान देना है। इसमें हमारे व्यवहार के नियम को तुम इस सब को समाधान ये इस तरह से, मतलब हम अपने में देखें, मैं जो बिल्कुल कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ऐसा भी मत मानकर चले। मैं भी अपनी समझने की जर्नी में हूँ, लेकिन समाधान में ज्ञान, विवेक, ज्ञान, ये 3 चीजें आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम दर्शन, मध्यस्थ दर्शन को आगे समझने जाएंगे, अध्ययन करने जाएंगे, अपने में ये आकलन करते रहें कि आपकी अपनी स्पष्टता इन तीनों चीजों की कितनी बनी, और इन तीनों के फर्दर 3-3 सब पॉइंट्स हैं, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख पाते हैं। और जहां जहां पर डाउट्स आए, फिर उसको हम मिलजुल कर इधर, और हमारे बहुत सारे साथी और भी हर जगह पे हैं ही, उन सबसे अपनी क्लियरिटी बनाते रहे। क्लियरिटी बनाना आवश्यक है ना। वो इस सेशन में बने ना बने, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी इवेंचुअली क्लियरिटी बन जाए, इस तरफ मेरे को लगता है कि हमारा ध्यान चला जाए। ये मैं अपनी भूमिका के रूप में ये देखता हूँ कि आप तक ये बात पहुंच जाए कि इसकी क्लियरिटी बनानी है ना, फिर आप बना ही लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वर्षा जी, आप कुछ कह रहे हैं? भैया जी, जैसे क्रिया की अवधि हमने पढ़ा, तो मतलब अभी आपने बताया कि जड़ के साथ, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, भैया जी कोई लाइव एग्जाम्पल चैतन्य इकाई का भी लीजिए कि कैसे क्रिया की अवधि मानव की जो जीवन क्रिया है उसमें भी लगती है। बिल्कुल मतलब ठीक बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो मतलब पहले जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में हम इसको जड़ संसार के साथ में देख पाए, वो आसान है देखने के लिए, है ना। हमारे जड़ संसार में भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं की कुछ, उनके साथ में कुछ काल एसोसिएटेड है ना, कुछ अवधि है, किसी समय में वो क्रिया होती है, और मेरे निर्णय उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये देखना अपने में एक आवश्यक चीज है ना। ऐसा सबसे पहले अभ्यास के रूप में मैं अपनी जर्नी में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि हाँ, ये भौतिक रासायनिक संसार के साथ में भी हमारा एक, हम उसको क्रियाओं को समझे, क्रियाओं को ही नहीं समझेंगे तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, है ना। शरीर भी एक भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में ही है। तो
हम खाना खाते हैं, खाना खाने में डाइजेस्ट होने में एक समय लगता है। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर हमारा दूसरा टाइम, फिर दोबारा भूख लगती है ना। कुछ जैसे अभी प्रतिभा जी ने सुबह कहा था कि 4 टाइम खाना खाना है, तो वो क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी, वो इस तरह से जो है वो निकल कर ही आता है कि निर्णय ले रहे खाना कि पहले वाला खाना जो है वो हजम हो गया। तो हमने शरीर में खाना खाया जाता है, हजम होता है, ये भी एक क्रिया है, उसमें एक समय लगता है। इसके साथ में हमारे निर्णय जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। कभी कभी हम अपने शौक में कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, स्वाद के अनुसार ज्यादा चले जाए, फिर हजम नहीं हो रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि अब ठीक होने में भी एक समय लगता है। तो एक क्रिया की थी, उसका एक प्रतिक्रिया के रूप में कुछ हुआ, फिर ठीक होने में कुछ समय लगा, फिर आगे चल के इस पे भी निर्णय लिया जाता है दोबारा से भी। जब कुछ खाने का समय आएगा तो यह क्या खाना ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये सबकॉन्शियसली हम सब में होता ही जा रहा है। इसको हम बिल्कुल क्लियरली देख ना। तो ये विज्ञान जो है ये भौतिक रासायनिक रूप में ज्यादा क्लियरली हमको दिख रहा है। इवेंचुअली जब हमारे को ये कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर हो जाता है तो फिर हम इसको चैतन्य इकाई की तरफ लेकर जा सकते हैं ना। जागृति भी अपने आप में एक प्रोसेस है ना, इसमें भी एक समय लगता है। ठीक है, वो समय अब जिसे कहते हैं कि मतलब जहां मेरा ध्यान जा रहा है ये निश्चित नहीं है। इसको भी बाबा जी ने ऐसा कहा, मतलब जैसे बच्चा जो है अगर वो पैदा होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा कि 1.5 साल में चलना शुरू कर देगा, है ना। ज्यादातर बच्चे चलना शुरू कर भी देते हैं, है ना। 2 साल का होगा तो ठीक ठाक से बोलना शुरू कर देगा, है ना। इतना हम लोग देख पाते हैं, है ना। 10 साल का बच्चा जो है वो पार्क में अकेला चला जाता है, हमारे को चिंता नहीं होती, अपने शरीर का ध्यान रख लेता है। आदमी समझदार कब हो जाएगा, ये इस तरह से टाइम फ्रेम में बांधना मुश्किल है। ध्यान देगा तो किसी समय में समझ पाएगा, ध्यान नहीं देगा तो कई शरीर यात्राएं निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा, समाधानित नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, है ना। तो वहां पर ये जो है ये काल जो है वो इस तरह से हम उसको देख पाते हैं कि वहां पर अपने आप जैसे भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके साथ में काल को एसोसिएट करना आसान रहता है ना। एक रेंज होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि भैया इतने में तो हो ही जाए, है ना। एक पौधा लगाते हैं, आप गेहूं लगाते हो तो वो किसान को पता है कि भैया 115 दिन में उसका जो है वो फसल तैयार हो जाएगी, मोटा मोटा सा कुछ 5-7 दिन कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक एक बच्चा पैदा होगा तो वो कितने साल में कितना बड़ा होगा तो वो समाधानित हो जाएगा। ये ये भौतिक रासायनिक जिस तरह से चीजें होती हैं ये वैसा नहीं है ना। वो खुद भी ध्यान देगा और उसके आसपास के लोग भी ध्यान देंगे, तो ये जल्दी होने की संभावना होती है या ये हो जाएगा उस तरफ बढ़ेगा इसकी संभावना होती है। और ध्यान नहीं देगा तो पूरी शरीर यात्रा निकल जाएगी, समझ बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा भी हमने काफी बार देखा। ठीक है वर्षा जी। भैया जी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिया का और काल का जो हम अभी समझ रहे हैं वो चैतन्य इकाई पर नियम के रूप में लागू नहीं होता है, ऐसा कहना आप भी शोध कीजिए, है ना। मतलब देखिए एक तो है कि सवाल ही पूछ लिया कि ऐसा नहीं होता। अब मैं भी काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप भी शोध कीजिए कि क्या लगता है आपको कि ये नियम के रूप में लागू होता है। पता नहीं भैया जी, सोचा नहीं, लेकिन मैं सोचूंगी तो फिर बताऊंगी। है ना। मतलब अगर ये ऐसे नियम के रूप में लागू होता तो हम ऐसा कह पाते कि भैया किसी आयु पे जाके आदमी समझदार हो जाता है। नहीं भैया जी, जैसे ये तो एक बात हो गई कि समझना, लेकिन चैतन्य इकाई की जब बात करते तो और भी मुद्दे हैं। मतलब जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि वृत्ति के अंदर, हम बात कर सकते हैं चित्त के अंदर कि चित्त की शुद्धि का क्या प्रोसेस है। जैसे कि ये तो सच ही है ना भैया जी, जैसे कि अगर हम एक वातावरण, चित्त की शुद्धि मतलब एक सही वातावरण मिलेगा तो कोई गलत चित्त में चित्रण भी हुआ है तो वो बदल सकता है। तो उसमें यह है कि एक व्यक्ति कितना अपना इनपुट दे रहा है समझने की दिशा में, तो उस दिशा में हाँ, तो अब तो ये ठीक है। देखो अभी जहां पर हम खड़े हैं ना, कम से कम जहां पर जितना मैंने शोध किया तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि हम इसके साथ में ना कोई एक टाइम फ्रेम एसोसिएट कर पाए। जैसे आप खुद भी स्टूडेंट रहे हो और अभी कभी टीचिंग वगैरह भी करेंगे ही, तो हम सब स्टूडेंट रहे हैं। क्या जब हम क्लास में ट्रिग्नोमेट्री समझाने जाते हैं तो सबको कितने समय में समझ आ जाती है? एक सेकंड हो जाए ना, तो कितने समय में समझ आ जाती है? तो क्या लगता है
सबको भैया आ जाती है कि समझ, एफर्ट्स की बात है भैया जी। है ना? तो हमने वातावरण तो दे दिया, टीचर तो वही है जो पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, प्रिंसिपल भी वही है ना? इंस्टीट्यूट भी वही है। किसी बच्चे को 10 दिन में समझ में आ जाता है और किसी को पूरे 2 साल का कोर्स हो जाता है, पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसको नहीं समझ में आता है। ठीक है? तो ये जो है ना, ये चैतन्य पक्ष वाला जो पार्ट है, ये अपने में शोध करते रहे कि जिस तरह से भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती है, क्या हम चैतन्य के साथ में भी वैसा एक एक काल के रूप में चीज एसोसिएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये अपने में शोध का मुद्दा है। तो मतलब ये देखा जाए बिल्कुल। जैसे भैया जी ऐसा कहा जाता है ना कि कोई घटना होती है तो ऐसे बोलते हैं कि टाइम हील करता है आपको, तो उस दिशा में मुझे मतलब मेरा ध्यान गया कि शायद ऐसा होता होगा, मतलब मेरे को तो भी निश्चितता नहीं है, अभी ये प्रश्न के हाँ, रूप तो में। बस शोध किया जाए, ये इसका यही एक वो ध्यान है कि शोध किया जाए। तो अभी इस स्लाइड को देखने से देखिए हम सबके साथ में क्या हुआ कि हमारे को क्लियरली पता चल गया, एक भौतिक रासायनिक संसार है, उसमें क्रियाएं हो रही है, उसके साथ में काल को हम एसोसिएट कर पाते हैं, इसीलिए सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी चल रही है, हमारा खाना भी बन रहा है ना, हम ऑफिस भी पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि भैया ये हमारी गाड़ी हमको ले जाएगी, गाड़ी स्पीड से चलती है ना, स्पीड से चलती है और मेरा ऑफिस इतनी दूर है तो मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, और हम रोज पहुंच भी जाते हैं, है ना, वो निर्णय वगैरह। तो एक भौतिक रासायनिक संसार में क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी एक एस्पेक्ट है। फिर एक चैतन्य वाला है, क्या ये एक जैसा ही चलते हैं या इनमें अंतर है, ये हमारा ध्यान चला गया, ये इस स्लाइड का पर्पस था, है ना। अब इसके बाद में आप सब शोध करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो इसकी क्लैरिटी भी बनेगी। हाँ, अपना शैलेंद्र भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे और उमा भाई का भी हाथ खड़ा है, तो पहले उमा भाई की सुन लेते हैं। नमस्ते उमा भाई, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। भैया नमस्ते। बिल्कुल ठीक भैया, आप बताएं। हाँ बढ़िया भैया, ये जो कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी है विज्ञान भैया, ये ठीक से अभी तक समझ नहीं आया नहीं हमको। अच्छा, भैया एक बार और चाहते हैं इसे और करने के लिए, अभी ठीक है, ज्वाइन किए हैं। कोई बात तो करते जी करते और करते। शैलेंद्र भाई आप भी कुछ कह रहे थे? शैलेंद्र भाई आप मेरे को ऐसा लगा कि आप बीच में कुछ कह रहे थे। नहीं भैया, मैं कुछ कह नहीं रहा था, अभी तो सुन ही रहा अच्छा, हूँ। लेकिन अच्छा, अभी मेरा ये पॉइंट जो है बहुत स्ट्रांगली मेरे को अंडरस्टूड है कि जो अभी आपने बताया कि इसके लिए समझने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होती है, इसके लिए एक जो क्रम है वो रहते हैं। बिल्कुल। तो है ना, तो मेरे शोध में मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन सब अपने अपने में शोध करें, है ना, हमारे शोध को आप जस्ट एज इट इज एक्सेप्ट ना कर लें, अपने में भी अपने शोध करके अपने शोध निर्णय के बाद ही निर्णय हाँ, दिमाग में आया। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे उमा भाई का सवाल आया कि इसको, विज्ञान को जो है ना, ये क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी को कुछ और किसी और तरह से भी समझाया जाए तो और स्पष्टता बने। तो मैं जैसे समझा था तो मैंने अपनी तरफ से रखा, आप में से कोई और इसको किसी उदाहरण के तरह से बताना चाहें, कोई भी बताएं प्लीज, तो मेरे को लग रहा है कि अच्छा रहेगा। है ना, बेशक पुराने साथी कोई हैं, वही वही बताएं बेशक। देव भाई, राजेश जी। भैया हाँ मेरी जी, आवाज आ रही है? आ रही है अमित भाई। हाँ अच्छा, जब मैं इस विषय पे थोड़ा सा आगे समझने का कोई समस्या नहीं है, तो जैसे संसार में तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अमित भाई, प्लीज दोबारा बोलिए। हाँ भैया, मैं इसी विषय पे थोड़ा सा रखना चाह रहा था, जैसे समझने की कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जैसे जब जागृत परंपरा हो जाएगी। हाँ जी,
हाँ जी, तब क्या होगा? जागृत परंपरा होगी तो लाइन कट गई शायद भैया। अमित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे यहाँ पे इशू है, इस वजह से बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मुझे ये आवाज नहीं ठीक से आ रही है। हेलो, अब आ रही है भैया? नहीं भैया, आवाज ही नहीं ठीक से आ रही है, आवाज आवाज ही कट कट के आ रही है। अमित भाई आवाज नहीं आ रही ठीक से। चलो ठीक है सर, बस में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए, है ना। संजीव भैया, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन संजीव भैया विज्ञान के दृष्टिकोण से तो हमको थोड़ा दिक्कत आती है, हाँ जैसे हाँ, आपने लिखा है, लेकिन जो एक क्या कहते हैं, ये सब तो सुने हुए, मैं भी थोड़ा सा इनको जोड़ पा रहा हूँ एक बार फिर से। तो ऐसे जोड़ पा रहा हूँ, जैसे मुझे तो ताजमहल बनाने की इच्छा हुई, तो ताजमहल बनाने की इच्छा हुई तो एक निर्णय करता है कि कौन बनाने, कब बनाना है, किस समय बनाना है, ये तय करना। तो विश्लेषण से विज्ञान के हटा के विश्लेषण पर जाते, विश्लेषण क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी, ये चीज तो थोड़ा समझ में आता है, विज्ञान के साथ नहीं जोड़ता हूँ। बिल्कुल। वही विज्ञान के साथ जोड़ता है। हाँ हाँ, विश्लेषण जो है भैया, ये जैसे वो तुलन विश्लेषण जैसे आता है ना जीवन क्रिया में, तो विश्लेषण जो है वो विज्ञान के साथ भी जुड़ता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल अच्छा, क्लियरली कह ठीक सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, तब तो ये समझ में आ जाएगा। तब क्रियावादी, कालवादी तो एग्जाम्पल दिमाग में आता हाँ है, हाँ, ये जब बढ़िया। विश्लेषण के साथ जोड़ते हैं तो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, ये अच्छा तब आ जाता है, अच्छा तब कोई अच्छा, दिक्कत हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा बोला भैया। ये जो वृत्ति में तुलन विश्लेषण है ना, तो जो तुलन है वो जीवन वाला पक्ष है, और विश्लेषण वाला जो है, विश्लेषण जो है वो विज्ञान वाला पक्ष है, ऐसा कह सकते हैं भैया। हाँ, हेलो, तब नमस्ते आ जाएगा भैया। भैया, तब तो अभी आ दिखाई रही है देता है मेरी जो। आवाज? हाँ जी अमित भाई, अभी तो आ रही है। हाँ हाँ, असल में यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आवाज आ रही है भैया अभी? अभी भैया फिर से कट रही है। हाँ, हेलो, हाँ भैया, मैं कह रहा था अभी पवित्र परंपरा समाधान हो जाएगा अभी। ये भैया नहीं हो पाएगी बात में भैया, काफी कोशिश हो गई है, अभी भी नहीं आ रही आवाज भी, मतलब वो थोड़ा सा एक कुछ चलो शब्द ठीक है, आते हैं। हाँ सॉरी भैया, नहीं हो पा रही बात। ठीक है। ठीक है, तो इस स्लाइड के बारे में बताएं अभी, मतलब ठीक लग रहा है? जितनी चर्चा करनी थी, ये जिसको हम कह रहे हैं ना, बार बार आता है कि समाधान ही सुख है। देखिए परिचय शिविर, अभी हम दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ कि हम ये सेशन क्यों चला रहे हैं। हमने जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक पढ़ ली है ना, अब आगे और हमारी क्लैरिटी बने तो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कहीं पे भी कुछ गैप ना रह जाए, इसके लिए हम मेन इंपॉर्टेंट चीजों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो समाधान ही सुख है, ये शब्द बार बार जो है ना, ये वाला एक सूत्र के रूप में बार बार जो है वो परिचय शिविर में आता है। जब तक हमने परिचय शिविर नहीं किया था, एक हल्का सा ऐसा रहता था जिंदगी में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्राइमरी रहता था, लेकिन पैसा ही सुख है, सुविधाएं ही सुख है, एक कुछ कुछ वो भी एक ड्राइविंग फोर्स रहती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, समाधान ही सुख। अब समाधान में अब सुखी तो होना ही है हमको, तो ये ज्ञान विवेक विज्ञान ये प्रस्ताव के रूप में रखा, इसको ऐसे करके रखा, और ये प्रस्ताव रखा कि भैया इसको टोटलिटी में समझ लो। ये अभी हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, तो ये समाधानित होने में सहायक होगा। समाधान ही सुख है, ये इसका इंपॉर्टेंस था, इसके ऊपर इसलिए हमने भी चर्चा की। किसी का और भी कुछ मन हो, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और भी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। भैया मुझे थोड़ा स्पष्टता चाहिए थी इसके अंदर, ये जो आपने बताया ना, शरीर का निश्चय हाँ जीवन जी, का अमृत व्यवहार के नियम, इसको हाँ जी, विवेक बोला है, तो हाँ जी। विवेक बोलने का रीजन समझ
नहीं आया, इसको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो भैया विवेक का मतलब ये है कि ये जैसे ये ज्ञान में आया था ना कि एक मानवीयतापूर्ण आचरण जो है ये भी एक ज्ञान के रूप में रखा, मानवीयतापूर्ण आचरण क्या, ठीक है। तो अभी विवेक जो है ना इसके ना साथ के साथ में कुछ और भी सूत्र हैं, उसको भी जैसे जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मेरे को भी याद करना पड़ेगा, आप में से अगर मैं कंफ्यूज हूं तो आप में से कोई बोल दे। इसको बाबा जी ने ऐसे रखा है, ऐसा बोला है कि विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है, ठीक है, और विज्ञान से दिशा का निर्धारण। ऐसा ऐसा किसी और को भी ध्यान में आ रहा है, ये वाली बात है कि नहीं है? मैं शब्द ठीक यूज कर रहा हूँ? क्या बोला, विवेक से लक्ष्य का निर्धारण होता है और विज्ञान से दिशा का निर्धारण होता है, ठीक है। तो एक तरह से हर अब हम सब मानव हैं ही और हम सब ने कुछ ना कुछ अपने में लक्ष्य के रूप में स्वीकारा हुआ है, ये हमारा विवेक वाला पार्ट है। और फिर जो लक्ष्य के लिए स्वीकारा हुआ है, लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए फिर हम एक एक हाथ पैर मारते हैं, है ना, हम कुछ मेहनत करते हैं। तो वो जो मेहनत करने वाला पार्ट है, करने वाला पार्ट है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने में देखें कि हमने लक्ष्य क्या निर्धारित किए हुए है ना, तो पैसा कमाना है ना, सुविधाएं इकट्ठी करनी है, करियर में कुछ करना है, बच्चों का भी करियर में कुछ करना है। तो अभी तक काफी बार मैं जब अपने निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करता हूं तो इस तरह के लक्ष्य दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समाधानित होना, जागृत होना ही लक्ष्य है। तो ये विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारित होता है। विवेक की एब्सेंस में तो लक्ष्य भी ठीक से नहीं समझ में आता है। तो जब लक्ष्य ठीक से समझ में नहीं आता है फिर भी आदमी कुछ ना कुछ तो लक्ष्य को एज्यूम करता ही है। फिर जो एज्यूम्ड लक्ष्य है उसके लिए मेहनत करते हैं, है ना। रोजमर्रा का जिंदगी जो है वो हमारी विज्ञान के अंतर्गत आ रही है। तो जो हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं फिर हम विश्लेषण पूर्वक वहां तक पहुंचना कहते हैं। जैसे अगर बच्चे को आईआईटी में एडमिशन करवाना है, एक बार ये लक्ष्य में निर्धारित हो जाता है तो फिर हमारा विज्ञान वाला पार्ट जो है ना वो ये देखना शुरू करता है कि भैया इसकी 9वीं से ही कोचिंग शुरू करवा दूं या 11वीं से कोचिंग शुरू करवाऊं, है ना। इसकी दिल्ली में ही कोचिंग करवानी है या कोटा में ज्यादा अच्छे कोचिंग सेंटर है, इसको कोटा में भेजा जाए, है ना। कोटा में भेजूंगा तो रहेगा कैसे बच्चा, है ना, और भी कोई साथी है कि नहीं है, खाना पीना इसका कैसे होगा, ये सारा का सारा ना भैया पैसा कहाँ से आएगा इस सब के लिए, ये सारा क्रियावादी कालवादी के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बेसिस के ऊपर हम निर्णय लेते हैं। और ये सब किस लिए कर रहे हैं? हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं इसके लिए कर रहे हैं। तो विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि समाधानित होने के लिए जब परंपरा में समाधान रहता है तो हमारे सामने लक्ष्य के प्रस्ताव रूप में भी सब कुछ आ जाता है ना। तो हम सही लक्ष्य को चूज करने में भी परंपरा हमारी सहायता देती है। तो मैं इसको बड़े क्लियरली अपनी जर्नी में देख पाता हूँ कि ये जो पिछले 8 साल में हम अपने लक्ष्य को रिफाइन कर पाए, सही लक्ष्य को पहचान पाए, ये आदरणीय नागराज जी और सोम भैया, साधन भैया और जितने हमारे दर्जनों और सैकड़ों साथी, हजारों साथी पिछले 20-25 साल से लगे हुए हैं, ये परंपरा के रूप में हमारे तक जो ये पहुंचा, तो ये इनका उपकार है, इनका योगदान है, इनके प्रति हमारी कृतज्ञता है। तो विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तो फिर हमारा जो है ना ये जो हम दिशा के लिए फिर विज्ञान का साथ। तो अभी लैपटॉप को हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, लैपटॉप तो पहले भी यूज हो ही रही था, है ना। अब हम कार को शिविर के लिए यूज करते हैं, कार तो पहले भी थी ही, लेकिन वो किस लिए यूज हो रही थी ये देखा जाए तो उस समय के जो लक्ष्य थे उसके लिए कार यूज होती थी, उसके लिए लैपटॉप यूज होता। तो ये जो है कहीं ना कहीं पर इस तरह से जो है ना हम अपने को प्रैक्टिकली देख पाते हैं। तो ज्ञान है, किसी ने ज्ञान को पहचाना, उससे हमारा अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित होता है और उस लक्ष्य पूर्ति के लिए विज्ञान है।
इसको इस तरह से देख रहे हैं, ये सारा मिल करके समाधान है। ऐसा राजीव भाई कह सकते हैं? कुछ स्पष्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, वो है सही कह रहे हैं। भैया थोड़ा सा कुछ हाँ हाँ प्लीज प्लीज। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है और प्लस में क्लैरिटी चाहिए कि एक तो ज्ञान के लिए हम बोल सकते हैं कि वो तो है ही, जैसे आपने एक बार सेंटेंस यूज किया, वो तो है ही। उसके बाद विवेक जो है, उस ज्ञान के बाद विवेक की वजह से हमें अपनी लक्ष्य की क्लैरिटी होगी, जो कि डेफिनेशन में भी, परिभाषा जो उसमें क्या था उसमें भी लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और उसको फिर लक्ष्य को पाना कैसे है, मतलब इस प्रीटी मच लाइक व्हाट का आंसर या क्या का आंसर मिल रहा है विवेक के थ्रू, और कैसे का आंसर मिल रहा है विज्ञान के थ्रू। क्या का मिल रहा है नॉलेज के थ्रू, अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, तो क्या का मिल रहा है ज्ञान से, क्यों का मिल रहा है विवेक से, और कैसे का मिल रहा है विज्ञान से। भैया लक्ष्य होना का मतलब यही हुआ कि क्या करना है। हाँ, लेकिन वो इंडिविजुअल के लेवल पर आ गया, तो क्या करना के साथ में क्यों करना है, वो मतलब वो क्यों की क्लैरिटी के साथ में फिर क्या क्लैरिटी यहाँ पर बन रही है। तो ठीक है। अभी मेरे को जो कॉन्फ्लिक्ट है भैया वो यहाँ पर है कि अभी ज्ञान जो है वो है ही, तो फिर उसमें इस डेफिनेशन में और सूचना में क्या डिफरेंस हो गया फिर। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, जैसे ये जो ज्ञान का पहला पॉइंट है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, एग्जैक्टली वही चीज आगे आई थिंक स्प्रेड हो रही है शरीर का, जो विवेक के नीचे जो पहला पॉइंट है। उसके बाद जीवन ज्ञान स्प्रेड हो रहा है जीवन का अमृत के अंदर, और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान व्यवहार के नियम बता रहा है। तो मतलब इसको सेपरेट करने की आवश्यकता क्या आ रही है फिर, समझ रहे हैं आप? जैसे तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान के अंदर ही शरीर, मतलब शरीर जो है वो फिजिकल एंटिटी हो गया ना। अस्तित्व दर्शन का मतलब जो फिजिकल एंटिटीज का जो भी जो कि इनफैक्ट साइंस ने भी काफी बहुत हद तक लार्ज एक्सटेंट तक डिस्कवर कर लिया है ना, जो जनरल साइंस है। तो वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। जीवन ज्ञान जो है वो यहाँ जीवन विद्या के थ्रू हमें शायद पहली बार सूचना मिली इस चीज की, और उसके बाद फिर उसी को एक्सप्लेन आगे जीवन का अमृत में किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे सेपरेट करने का मुझे समझ नहीं आ पा रहा है औचित्य एग्जैक्टली। कोई बात नहीं भैया, वो वही कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ही होगी ये चीजें। मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरे को भी पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन एटलीस्ट इसको अलग अलग रखने की जो आवश्यकता है ना, वो मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आसानी से मतलब मैं उस चीज को स्वीकार पाता हूँ कि जैसे ना पूरे के पूरे हम धरती पर देखें तो काफी सारे महापुरुष हुए हैं और वो काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें कह के जा चुके हैं, है ना, जो कि हम सब के भी बड़े होने के प्रोसेस में हमारे कानों में पड़ती है। तो ज्ञान तो है ही, ठीक है। ये विवेक जो है ना, वो उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में हमने कितना स्वीकारा और हमारे जीने में कितना आया, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ से विवेक से शुरू। तो ज्ञान बाहर है और सूचना के रूप में हमारे तक पड़ता रहता है। अब यहाँ पर भी एक इंटेंसिटी का या डेप्थ का फर्क पड़ सकता है कि जितनी सूचना मेरे तक जो पहुंच गई है, क्या वो उतना ही ज्ञान के रूप में पर्याप्त भी है या उसको भी और डिटेल में जानने की आवश्यकता है। जैसे कि आदरणीय नागराज जी ने जब अस्तित्व दर्शन ज्ञान में बताया कि 4 अवस्थाएं हैं, है ना, और हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में, है ना। तो मानव सुख धर्मी है ना, पशुओं में जिंदा रहने की आशा है ना, और ऐसे ही जो प्राणावस्था है वो उसमें पोषण जो है वो उसका धर्म है। तो क्या हमने इसको पहले इतनी क्लैरिटी के साथ में समझा था या नहीं समझा था? इनका आपस में एक नियम पूर्वक एक रिलेशनशिप है चारों अवस्थाओं का, है ना। फिर क्या है, अस्तित्व में परमाणु, एक स्लाइड है एक्चुअल में, मैं उसको देखता हूँ, ये साथ के साथ में मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं आपके सामने रखता भी हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड, है ना। ये अच्छा है कि हमने ये सारा बनाया हुआ है, 1 मिनट का समय दीजिए।
हाँ, ये वाला जो था। तो जैसे अस्तित्व में विकास क्रम है, विकास है ना? इसको विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ऐसा करके बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन को बिल्कुल सारांश में ऐसा लिखा है। तो विकास क्रम क्या है कि अस्तित्व में बहुत सारा के परमाणु है ना, वो गठनशील परमाणु है, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। और ये हम दूसरे प्लेनेट्स को भी देखते हैं जहां पर सिर्फ पदार्थावस्था है, तो हमको दिखता ही है कि पदार्थावस्था तो हर जगह पे है। फिर इन्हीं परमाणुओं में विकास होते होते एक गठन पूर्ण परमाणु बना। ठीक है, तो ये जो परमाणु में विकास होने वाला एक प्रोसेस है, ये भी अस्तित्व में होने वाली एक घटना है ना? ये अगर हम देखें तो जो साइंस है, साइंस ने अभी तक इस तरह से कोई प्रस्ताव नहीं दिया। साइंस ने तो जीवन वाला पार्ट जो है उसको रखा ही नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जीवन भी अस्तित्व का ही एक पार्ट है। इसको हम ऐसा ना कहें कि ये अस्तित्व से एक अलग चीज है, जीवन भी अस्तित्व में ही है ना? तो अस्तित्व जो है वो शुरू जो है वो जब हम देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि परमाणु थे, वो परमाणु में ही विकास होते होते जो है वो जीवन परमाणु बना। विकास क्रम में ही विकास, तो विकास पूर्वक ही गठनशील परमाणु गठन पूर्ण परमाणु हुआ है, ऐसा सूत्र रूप में कहा। गठनशील परमाणु ही विकास क्रम में विकास करते करते गठन पूर्ण हुआ है। तो ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान में ही आता। तो अस्तित्व को समझने के क्रम में ये एक टोटलिटी के रूप में एक प्रस्ताव है। मतलब जो जो हमारे पास में परंपरा के रूप में जो साइंस में जो हमने अभी तक पढ़ रहे हैं वो पूरा नहीं पढ़ रहा है भैया, मतलब ऐसा हम देख पाते हैं, है ना? तो हमें ये विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ये अस्तित्व में यही प्रावधान है। ये बाबा जी डंके की चोट पर कह रहे हैं, ऐसा ही नियम है ना? ये प्रावधानित ही है। जब बाबा जी कहते हैं कि जागृति निश्चित है, तो बाबा जी अस्तित्व को ना एक रैंडम फिनोमिना नहीं बता रहे हैं, अस्तित्व में एक निश्चित क्रम है, उसको ऐसे विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ऐसा ही है डिजाइन। हम और आप चाहे ना चाहे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हम कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई आने वाली पीढ़ी में कोई 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 करेगा, और ये जागृति निश्चित है। जी। तो ये सारा का सारा ये ज्ञान वाले पार्ट में आता है, अगर हम उसको वहां पर ऐसे अब दोबारा से देख पाए। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान है, जीवन ज्ञान है, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान है। ये सूचनाओं के रूप में कुछ कुछ उपलब्ध है, आधे अधूरे के रूप में। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में सबसे पहले क्या हुआ कि ये टोटलिटी में हमारे सामने है ना? टोटलिटी में लॉजिकली हमारे सामने है। ठीक है, फिर हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग है ना? किसी के घर में बुजुर्ग मम्मी पापा है, किसी के छोटे बच्चे हैं। अब सबको ही हम बिल्कुल मतलब जागृति पथ पे कई बार ये लगता है कि भैया सबके एक जिंदा रहने के धरातल पर भी हमारी घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां है ना? तो ये विवेक पूर्वक वो लक्ष्य का निर्धारण होगा कि भैया अभी इस समय सामयिक आवश्यकताएं मेरे परिवार की ये है, इनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन लेकिन जब ये नॉलेज वाला पार्ट रहता है तो अपनी पूरी शरीर यात्रा के क्रम में मैं एक अपना एक ना फ्रेमवर्क बना पाता हूँ, अपना एक टाइम टेबल बना पाता हूँ कि अच्छा ठीक है अगले 5 साल तक ये जरूरी है, ये करूंगा। लेकिन लेकिन इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं पर ये वाली जो है ये शरीर का नश्वरत्व, जीवन का अमरत्व, और इसी से व्यवहार के नियम निकल कर आ रहे हैं। ये जो है ये मेरी मेरी इस शरीर यात्रा में यहाँ पर जो है वो लक्ष्य के रूप में, क्लैरिटी के रूप में ऐसे करके जब देख पाता हूँ, और फिर कब क्या करना है वो विज्ञान के है ना? तो एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। ये बड़ा मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली वेरी ग्लैड कि आज हमने इस स्लाइड के ऊपर डिटेल से बात की है। इसको समाधान कह रहे हैं, हमारे को चैलेंज यही लग रहा है, हम अभी समाधानित नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम हमारे को परिचय शिविर में ये समाधान शब्द से अवेयरनेस हो गई है। अब हम ये समाधान को ज्ञान, विवेक, विज्ञान करके, मतलब ये 3 चीजें मिलकर समाधान है, और इसकी ये क्लैरिटी है, इसमें आपस में कुछ रिलेशनशिप है, इस पे कुछ बात हमने आज कर ली है। आप सब इसको बार बार अपने में शोध करें,
मेरे को लग रहा है कि इट विल बी वेरी यूजफुल एंड इट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डन। इसको करने की आवश्यकता है। कुछ मदद मिली देव भाई? जी भैया, थोड़ा और सोचना पड़ेगा अभी। थोड़ा और जी। सोच। बिल्कुल। संजीव भैया, हाँ जी। संजीव भैया, एक बार देव भैया को अपना क्वेश्चन और कहिए क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए थे हाँ actually हाँ हम। हाँ, बढ़िया क्या देव कहना भाई। चाहते हैं प्रश्न देव भी भैया? दोबारा से आ जाए। काफी देव भैया प्रश्न, और क्वेश्चन क्लियर कीजिए तो। क्लियर कीजिए, बढ़िया। तो क्वेश्चन ऐसे था भैया कि ज्ञान को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन करने का कोशिश किया कि जो 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 अवेलेबल है, जो है ही वो ज्ञान है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डेफिनेशन तो सूचना का होता है, और जो विवेक के अंदर जो 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 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ज्ञान है। तो इस वजह से फिर मैं ज्ञान और विवेक को सेपरेट नहीं कर पा रहा है ना। तो जैसे इनफैक्ट जो ज्ञान और विवेक का अलग अलग पॉइंटर्स हैं, वो मेरे लिए शायद सूचना और ज्ञान के अलग अलग पॉइंटर्स बनते हैं। लेकिन अभी ज्ञान अलग सेपरेट, मतलब सूचना को पहले कहीं छोड़ दिया है, उसके बाद ज्ञान शुरुआत यहीं से हो रही है जो है ही। तो फिर वो विवेक ज्ञान से डिफरेंट कैसे हुआ? बेसिक क्वेश्चन ये है। तो सूचना और ज्ञान में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद विवेक को ज्ञान से सेपरेट क्यों किया हुआ है? इस तरह से क्वेश्चन है। तो भैया, मुझे जैसे समझ में आता है जो क्वेश्चन आप जो कहे हैं उसमें कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, है ना। तो यही कहना चाहते हैं भैया एक। और फिर क्यों वाला क्वेश्चन जो विवेक, सॉरी आप भैया जी ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अभी हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके इसके उस इंटेंसिटी को समझ पाएंगे शायद, उतना मतलब मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा देव भाई, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ और इस पे, क्यों अभी ना अभी हम लोगों ने जैसे किसी को ना अच्छा सॉफ्टवेयर लिखना आ गया है ना, तो कोई आईआईटी में चला गया, तो ऐसा लगता है कि मतलब भाषा भी ऐसी बनती है कि ये बड़ा इंटेलिजेंट जी। है ना। तो अभी ना, या कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया तो लगता है कि एक भाषा बनती है कि भैया बहुत समझदार आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो अभी तक ना हम लोगों ने शायद किसी एक एरिया में किसी ने कुछ हमारे समाज में कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, उसको समझ से एसोसिएट किया है ना। तो काफी बार मतलब किसी को जैसे सॉफ्टवेयर अच्छा लिखना आ गया तो ये भी लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमारा ना ये विज्ञान वाला पार्ट भी एक ज्ञान के साथ में हौच पौच सा है ना। तो सॉफ्टवेयर लिखना ज्ञान नहीं है, सॉफ्टवेयर लिखना विज्ञान है जी। है ना। तो ज्ञान क्या है, ये एक डिमार्केशन होकर के एक अलग से एक हेडिंग बन रही है। ये अपने में स्पष्टता रहे। जो मेरे को अब याद आ रहा है कि मैंने शुरू में एक शब्द भी यूज किया था, उसको मैं दोबारा से रखता हूँ, शायद ये भी हेल्पफुल रहे। तो ये काफी कुछ जो सूचनाएं हैं ना वो ट्रांजिएंट रहती है। जैसे सॉफ्टवेयर आज जैसे लिखा जा रहा है वो हमेशा वैसे ही लिखा जाएगा, या लिखा जाता था ऐसा है नहीं। और 25 साल या 50 साल पहले तो सॉफ्टवेयर लिखा भी नहीं जाता था शायद। तो ये विज्ञान वाला पार्ट है। तो सॉफ्टवेयर नहीं था, लेकिन ज्ञान हमेशा से था, हमेशा से था, है और रहेगा। तो एग्जिस्टेंस में ऐसा कौन सा वाला सूचना वाला पार्ट है जो कि स्थिर है, जिसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे हैं जिसमें समय के साथ साथ वेरिएशंस होते रहेंगे, है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कैसा है, उसमें हजारों साल से आदमी कोशिश कर रहा है और उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। ये डायरेक्टली विज्ञान के अंदर आता है। आदमी खाना हजारों साल से खा रहा है, आगे भी खाएगा, लेकिन वो किस तरह का खाना बनाएगा, क्या करेगा, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है ना। लेकिन कुछ ऐसा वाला पार्ट है जो कि हमेशा से है एग्जिस्टेंस में, स्थिर है ना, उसको ज्ञान कह रहे हैं। अगर इस डिमार्केशन से भैया थोड़ी मदद मिले, ये अपने में सबके लिए शोध का विषय है।
नहीं भैया ये क्लैरिटी है। जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल हम फिजिकल वर्ल्ड से लें, जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी चलाना अपने आप में ज्ञान, या फिर गाड़ी कैसे चलती है वो जो जो मतलब ढांचा बना दिया है, जो इंजन बना दिया है, दैट इज नॉट ज्ञान, दैट इज विज्ञान। बट देन उसके पीछे जो ज्ञान है वो यू नो E = mc², जो बेसिकली लॉ है ना, जो 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 कभी जो हमेशा ही रहा, वो मतलब वो सिर्फ डिस्कवर हुआ है, उसको यूज करके फिर किसी ने इंजन को बनाया या गाड़ी को बनाया अल्टीमेटली। तो वो सेपरेट कर पाना, मुझे लगता है वो हो पा रहा है क्लियरली। इन्वेंशन बेसिकली विज्ञान को बताने की कोशिश की गई है, और ज्ञान जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है हजारों लाखों साल से, जो हमेशा का नित्य वर्तमान जो रहा ही है हमेशा से। भैया मैं सोचूंगा और थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मतलब मैं फिर से रखता हूँ भैया, मेरे को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। मैं अपनी तरफ से भी अपना भी अभ्यास कर रहा हूँ साथ साथ। तो ये जो विवेक जो है ना, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है ना वो मतलब अपना अपना मूल्यांकन जो है वो होता रहेगा। ये जो ज्ञान है ये उपलब्ध है, लेकिन इस ज्ञान को भी हम देखते कैसे हैं? तो जैसे अस्तित्व में, जैसे आपने भी बोला, ये E = mc² है। ये अगर इसको भी हम ज्ञान के रूप में रखें या इसको भी विज्ञान में लेकर के आए, ये एक अपने में प्रश्न रहेगा। तो जब हम अस्तित्व को समझने जाते हैं तो यहाँ पर अस्तित्व दर्शन ज्ञान में अस्तित्व में हर वस्तु का एक प्रयोजन है ना, वस्तुओं का अंतर संबंध है और हर वस्तु का एक प्रयोजन है। तो वो वस्तु का प्रयोजन, कोई वस्तु है तो वो क्यों है, एग्जिस्टेंस है तो क्यों है, ये सारे के सारे नॉलेज के अंतर्गत आ रहे है ना, ये ज्ञान में आ रहे हैं। फिर मैं किसी चीज को लक्ष्य के रूप में क्यों स्वीकार कर रहा हूं, ये अपनी स्थिति के अनुसार निकलता है, और फिर वो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए विज्ञान का सहारा लेता है। तो विज्ञान ने mc² या कोई और लॉ से कर करा के गाड़ी बना दी, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी की आवश्यकता क्या है, मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़ती क्यों है, आवश्यकता पड़ती है मानव को, तो ये अपने में काफी सारे सवाल उठते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं भी मतलब उसी जगह पे हूँ। ये हम सबको शोध करना है। तो ये स्लाइड रखने का पर्पज ही ये था कि ये ऐसा कह रहे हैं, इस सब को मैं कितना समझाऊं, और जितना नहीं समझाऊं उतनी चर्चा की जाए और समझी जाए, है ना। काफी बार मैं भी पूरा नहीं समझा हुआ हूं, मैं भी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बाकी साथी भी है हमारे, उनके साथ में चर्चाएं की जाए और समझा जाए, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। ये हमारी चर्चा का उद्देश्य है कि हम इसको चिन्हित कर लें कि ये समझना जरूरी है, इससे कम में गाड़ी नहीं चलने का। जी जी भैया बिल्कुल। और समझना मतलब जीना। बढ़िया भैया, बाबा जी के हर एक बात का ना एक कोई मीनिंग होगा, वो मतलब समझने के लिए तो हमको और भी मतलब गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब हम ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो हमको लगेगा कि सारी चीज तो कनेक्टेड है। तो बाबा जी इसको क्यों अलग से डिस्टिंग्विश करके लिखा हुआ है? क्योंकि अगर हम विवेक के जो भैया का जो कंसर्न था कि ज्ञान और विवेक में क्यों हम डिफरेंशिएट, बाबा ने क्यों लिखा है इसको? क्योंकि हम अगर शरीर का नश्वर और जीवन का अमृत का पूरा ध्यान देंगे तो वो तो जीवन ज्ञान के साथ आ ही रहा है। क्योंकि अगर हम जीवन ज्ञान की बात करें, जब तक हम लोग शरीर से इसको अलग नहीं रख करेंगे तो जीवन को हम मतलब मानव के रूप में तो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो जीवन ज्ञान में तो आ ही रहा है, पर बाबा जी ने इसको फिर अलग से लिखा हुआ है। शायद इसको मतलब कुछ उनके होगा, मतलब जो हमको अब आगे जाके पता चलेगा। जैसे व्यवहार के नियम के ज्ञान है, तो व्यवहार के नियम तो हम मानवीयतापूर्ण आचरण का जब ज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हमारा व्यवहार का नियम तो आता ही है शायद। तो ये सारे मतलब कनेक्टेड ही लग रहा है, इसलिए वो भैया शायद बोले कि देव भैया ने जो बोला है कि वो कंसर्न है कि इसको अलग से जो बोला है कि इसमें क्या चीज है, मतलब वो मतलब व्यवहारिक के स्तर पे, या फिर उसको हम कैसे अलग समझे, या अलग लाइन पे क्यों लिखा है। तो ये मुझे लग रहा है कि बाबा जी इसको शायद अच्छे से समझाने के लिए, या फिर जैसे हम अगर ज्ञान के ऊपर करेंगे वो पूरी की पूरी हम उसी को समझने लगेंगे। अगर हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे शायद हमारे ध्यान और जाएगा और हम फिर और गहराई से समझ पाएंगे, इसीलिए उसको अलग किया हुआ है। विज्ञान की बात करें सर भैया, जैसे ज्ञान और विज्ञान में तो डिस्टिंग्विश हम समझ पा रहे, जैसे कोई ज्ञान संपन्न हो गया, जैसे बाबा जी ज्ञान संपन्न हो गए थे, पर बाबा जी को ड्राइविंग आता है ऐसा हम नहीं बोल सकते।
मतलब ड्राइविंग के पीछे, मतलब कार ड्राइविंग के पीछे क्या मतलब मैकेनिज्म हो सकती है, उसमें कौन सी वस्तु की वो ध्यान कर सकते हैं, पर उनको ड्राइविंग अगर ज्ञान संपन्न होते ही हमको सारा जो वैज्ञानिक चीजें, मतलब जैसे मुझे गाड़ी चलाना हो, कोई चीज को मुझे ऑपरेट करना है, तो शायद वो मुझे सीखना पड़ेगा। तो शायद बाबा जी इसको इसलिए अलग इसको रखा हुआ है कि हमको बेहतर रूप से उसको समझने आएगा, इसलिए। तो ये शायद, और इतने सारे बुक्स भी है, हमने सारे बुक्स पढ़ा भी नहीं है, तो शायद वो जैसे जैसे बुक सारे पढ़ेंगे शायद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी मेरी जो था तो बढ़िया। ये देव भाई ने जैसे कहा था कि ये ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को 1 to 1 में मैपिंग कर सकते हैं, तो भैया मैंने ऊपर वाले की तो मेरी कोई ऐसी अभी मैंने ज्यादा शोध नहीं किया, और कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मालूम नहीं, लेकिन ये नीचे वाले तीनों पॉइंट्स जो है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, व्यवहार के नियम और निर्णयवादी विज्ञान, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा मेरे को कुछ कुछ स्पष्ट होता है। ठीक है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण जो है ये मतलब मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ कि ये एक यूनिवर्सल रूप में बाबा जी ने रखा है कि मानवीयतापूर्ण आचरण क्या रहता है, ये एक प्रस्ताव रूप में है, सार्वभौम मानवीय आचरण के रूप में ये है ना। जब मैं फिर अपनी जिंदगी में देखने जाता हूँ तो अपने लक्ष्य के रूप में देखता हूँ, तो मैं लक्ष्य के रूप में ये व्यवहार के नियम जो है ये मेरी जिंदगी में एक फोकल पॉइंट बना है कि नहीं बना है, मैं व्यवहार के नियमों की तरफ ध्यान दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। व्यवहार तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उस व्यवहार के कोर में शरीर है या जीवन है ना, ये अपना ध्यान जाना जो है वो शुरू होता है। तो ये इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति को देखेगा, हर व्यक्ति व्यवहार कर ही रहा है, वो व्यवहार का आधार शरीर प्रोमिनेंट है या जीवन प्रोमिनेंट है, उसमें डोमिनेट क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत है। ये मैं अपनी जर्नी में देख पाता हूँ कि धीरे धीरे इसमें शिफ्ट आ रहा है, मतलब ये ऐसा लगता है कि हाँ जीवन के लिए और भी करना है, अपने लिए भी जीवन के लिए और करना है, और अपने जो संबंधी हैं जिनको संबंधियों के रूप में स्वीकारा है उनको भी जीवन के लिए कुछ करना है। तो व्यवहार जो है वो जीवन प्रदान जो है वो शुरू हो जाता है। और जिंदा रहने के धरातल पे निर्णय तो लेने ही है सुबह से शाम तक, ठीक है, वो निर्णय चल ही रहे हैं, तो वो निर्णय भी थोड़ा सा बेटर होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम ये विवेक और ज्ञान वाले पार्ट की हमारी क्लैरिटी होनी शुरू होती है। नहीं तो नासमझ आदमी भी, भ्रमित आदमी भी सुबह से शाम तक निर्णय ले ही रहा है, तो वो उन निर्णयों की अलाइनमेंट जो है वो इनके विवेक और ज्ञान के साथ में हो जाए, ये समाधान ऐसा जो है भैया मैं ये नीचे वाले 3 पॉइंट्स पे जो है ना वो लिंकेज देख पाता हूँ। बीच वाले 1 to 1 मैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये अभी मैंने इसको ज्यादा गहराई में नहीं किया। ठीक है भैया, मजा आया, मतलब ये अच्छा टॉपिक रहा। ठीक है, ठीक है, तो समय हो गया है, कुछ एक आध कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हो किसी के, या कुछ रह गया हो प्रश्न तो वो ले लेते हैं, नहीं तो अभी सेशन को रैप अप करेंगे। नमस्ते भैया जी। हाँ जी मैं नमस्ते। नलिनी हाँ जी, जी सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं जस्ट बिगनर हूँ इसके लिए, और बीच में मैंने ज्वाइन किया था और कुछ सेशंस डिस्कनेक्टेड रही, फिर आज मैं ज्वाइन करी, तो बहुत ही आज सार्थक लगा ये आपका जो समराइजेशन है इस पुस्तक के लिए, और बहुत यूजफुल रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रति कृतज्ञता है। और चर्चा खैर आप लोग बहुत आगे ले गए हैं, मतलब काफी गहराई में ले गए हैं। मैं एज ए बिगिनर जो पकड़ पाई उसको रख सकती हूँ ना भैया जी? हाँ हाँ प्लीज ब्रीफली रख दें जी। तो मैं ज्ञान को ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, मतलब वो हमेशा अवेलेबल है, रहेगा, ये तो बढ़िया है। सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है ऐसा देख सकते हैं क्या? इन्फॉर्मेशन के लिए किसी न किसी सेंस ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है? हाँ मतलब दे आर हेल्पफुल, मतलब ऐसा तो हम देख ही पाते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स आर हेल्पफुल, मेरे को ऐसा लगता तो है जी। मतलब बिना सेंस ऑर्गन्स के भी ज्ञान हो सकता है, ज्ञानी हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या भैया? मतलब हाँ, लेकिन वो मेहनत मतलब वो सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो सब लोगों के पास में, जैसे मैं हूँ, अगर अब हम सब ने शिविर किया है, अब अगर मैं देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता तो शायद हाँ, मुश्किल मतलब होती हेल्पफुल है जी, हाँ, हेल्पफुल। और इन्फॉर्मेशन के लिए सेंस ऑर्गन्स मस्ट हैं, उसके बिना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसा भी कह सकते हैं क्या?
सोचा जाए उस पे, मैं इतना कभी सोचा नहीं। ठीक है। और ये विवेक को मैं उसको कनेक्टिविटी के रूप में देख पाई भैया। कनेक्टिविटी, जैसे ज्ञान से हम कितने कनेक्ट हो रहे हैं या कितना ध्यान दे रहे हैं, ध्यान वाली बात है। ओके, ठीक है। जितना मतलब हमारी कनेक्टिविटी बन पाएगी, क्योंकि इसका दर्शन का आधार या अस्तित्व का आधार तो सह अस्तित्व है, मतलब कनेक्टिविटी है, ऐसा ध्यान जाता भैया जी। ठीक है, ठीक है दीदी, गुड। जी, इतनी बात करें। हाँ ठीक है। तो मतलब और सोचा जाए इस पे, मेरे को लग रहा है कि वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड और अपनी और क्लैरिटी हम सबको बनानी ही है। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, बढ़िया। मतलब आई एम ग्लैड टू सी के इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है और आप सबका एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन है। जो साथी अभी तक नहीं बोले हैं, देखिए वील कंटिन्यू टू हैव दीज सेशंस आगे से भी, और इसी फॉर्मेट में करेंगे। ऐसे किसी पॉइंट्स को ना 2-4 पॉइंट्स को ही लेकर के आगे संडेज में भी चलाते हैं। तो जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं या बोलने में हिचक रहे हैं, माई रिकमेंडेशन इज आई एनकरेज कि आप सब भी व्यक्त होने की कोशिश करें। इस चीज से घबराएं ना कि मैं ठीक से व्यक्त नहीं हो पाऊंगा। भैया मेरा एक निवेदन है छोटा सा। बताएं भैया। जैसे मैंने लास्ट वीक भी जो है राजेश भाई ने लिंक रखा था किसी ग्रुप में और मैंने अटेंड किया था ना, उस दिन मैंने वो लिंक रख भी लिया सहेज के कि भाई मैं आगे ज्वाइन करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, बट आई फाउंड टुडे, आज भी बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। तो अगर कोई व्यक्ति, मैं भी हो सकता हूँ नो डाउट, वो लिंक हमेशा किसी ग्रुप में रख दे भैया। तो भैया एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख देता हूँ जी। ठीक है, और ये मेरा नंबर है संजीव चोपड़ा का। देव भाई आप भी अपना नंबर लिख दें, अगर आसानी से लिख सकते हैं तो। आप हम दोनों में से ना जिसको हमारा एक, लेट मी क्लेरिफाई, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस मीटिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर भी आ जाता है, पुरानी मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, और मतलब सैटरडे शाम को भी रिमाइंडर आ जाता है, संडे मॉर्निंग को भी रिमाइंडर आ जाता है। अगर आप में से कोई साथी चाहते हैं तो हम दोनों में से किसी को भी 1-to-1 में रिक्वेस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, एंड वी विल ऐड यू, आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। अच्छा ठीक है। पिछली बार भी ऐसा आपने बोला था, मैं दोबारा बोल देता हूँ। आप ही ने मुझे हापुड़ में ज्वाइन करवाया था 4 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले रादर। तो मैं तब से समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिस्कशन था आज का, और मैं ज्वाइन करूंगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे ना, बिना रिक्वेस्ट के ऐड नहीं करते हैं। जिसका भी मन हो कि ये सूचना, रिमाइंडर जो है ये आता रहे, वो प्लीज हम दोनों में से किसी को भी रिक्वेस्ट कर दे, विल इमीडिएटली ऐड। ओह यस डेफिनेटली। ठीक है, चलिए ग्रेट, थैंक यू जी। मेरे को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी रहेगा। हाँ राजेश भैया आप भी लिख दीजिए यहाँ पे। इस पे मेरा नंबर तो है ही सबके पास, मैंने ही लिंक किए हैं सबको। बढ़िया भैया, बढ़िया। डॉक्टर राजेश, मैं समझता हूँ बिल्कुल, ये भी हमारे साथ। भैया नमस्ते। नहीं मैं तो उपलब्ध हूँ यहाँ पे, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट अगर मैं बाकियों से, अपने बाकी प्रिंसिपल साथियों से भी कह सकते हैं कि जिसको भी कोई इस संदर्भ में सूचना चाहिए हो तो मैं भी उपलब्ध हूँ, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है राजेश भैया, सेशन में भी जैसा रहा चर्चा, उसमें भी आपको कुछ अपना एक्सपर्ट कमेंट्स देने हो, आपका भी कुछ शोध रहा हो। सर एक्सपर्ट कहे कि मैं तो अभी ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ, अभी वो हम सभी यही तो खासियत है इस ग्रुप की। लेकिन कुछ ध्यान गया हो भैया आपका भी तो बताएं। नहीं बढ़िया, आज का तो सेशन बहुत ही जबरदस्त था, और ये हमारा एक वीक एरिया रहा है, ये जो पॉइंट आज का स्लाइड था, तो इस पे तो अभी भी मुझे और चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर अब नेक्स्ट वीक जब हम शुरू करेंगे तो इस स्लाइड को शुरू में दोबारा रख लेंगे। आप सब शोध कीजिए, कुछ और प्रश्न हो, कुछ क्लैरिटी बने तो इसी के ऊपर ही बिल्डअप करते हुए आगे। जैसे संजीव भैया, जैसे आज आपने ज्ञान, विवेक और विज्ञान को क्या, क्यों और कैसे, ये एक मतलब फॉर्मूला वाली लैंग्वेज हो गई। इस तरह की अगर कुछ चीजें बन सके तो मैं समझता हूँ कि बहुत, इसको फिर एक्सपांड करके आदमी
अच्छे से समझ सकता है, समझा सकता है। भैया ये जो है ना, ये सारा का सारा मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी ने लिखा ही हुआ है, रखा ही हुआ है, अपनी बातों में भी कहा है। तो आज बातों बातों में और स्लाइड के साथ में मेरे मुंह से निकल गया। आप ऐसा मत कहें कि ये मैंने लिंक बैठाया है। ये आदरणीय आपने बनाया होगा। मेरा कहने का मतलब इन दिस फॉर्म इट इज रादर मोर यूजफुल। बिल्कुल, तो हम भी इसीलिए हम भी प्रयोग कर रहे हैं भैया। मेरे को भी ऐसा लगा कि ऐसे रखने से इसके ऊपर चर्चा करना आसान रहता है, तो हम भी वही प्रयोग कर रहे हैं भैया। तो अच्छा है, आप लोगों को भी ठीक लगा, तो इससे थोड़ा सा इसको वो मतलब ये वेरीफाई सा हुआ कि हाँ मतलब बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते।